सबमिट किया? चलें जी, FAR2 का न्यू बैच नहीं एमन, FAR2 का नया बैच तो शुरू नहीं होगा, बट ये कि नया टॉपिक आज शुरू होने वाला है, और जो पिछला है मतलब जो एक टॉपिक हो चुका है वो आपको रिकॉर्डिंग में कवर कर सकते हैं। सेट है? अच्छा भाई, तलाक खान और सारे बच्चे, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं इधर, सर एक्टिविटी सिक्योरिटी ऑफ इशूअर में एक चीज सुन लो भाई, अगर इशूअर एक्टिविटी सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है ना कि कौन से मॉडल पे रखूं, वो तो सीधा सीधा शेयर्स क्रेडिट होंगे, पैसे आ जाएंगे, वो क्या सब्सिक्वेंटली चेंज होते हैं? मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाता हूँ, आज आपने 32 रुपए का शेयर इशू किया, आगे जाके वो शेयर 50 रुपए का भी हो जाए, क्या वो आपका फायदा है या इन्वेस्टर का? इन्वेस्टर का। दैट मींस कि वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, आप उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? दैट मींस कि सर एक्विटी वंस इशूड, वहां पे कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद जितना भी गेन होता है वो किसका होता है? इन्वेस्टर का होता है, इशूअर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इशूअर की सिर्फ एक ही चीज आती है, वो डे 1 पे जब अपने शेयर इशू करता है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई कल, अगर इशूअर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर करेगा तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या एक्सपेंस आउट करोगे या इक्विटी में फेंकोगे? अच्छा, फिर अपने आप से एक सवाल करोगे, अगर मेरे पास सरप्लस इक्विटी है तो सरप्लस इक्विटी मेरी क्या है? प्रीमियम। क्या वो प्रीमियम में से नेट हो जाएगा? ऐसा ही है, हमने कल ही सीखा था कि आप कैश के अमाउंट को ही कम लाओ, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू पे क्रिएट करो और बैलेंसिंग फिगर प्रीमियम, तो क्या वो प्रीमियम में खुद ब खुद नेट हो जाएगा? हमने कल ही सीखा ही। और मैंने कहा व्हाट इफ आपके पास प्रीमियम नहीं हो, तो ये सारी की सारी चीज कहाँ फेंकोगे? रिटेन अर्निंग में। इन एनी केस ये पीएनएल में चार्ज नहीं होगी। ऐसा ही है। अच्छा भाई, क्लास के फौरन बाद में तुम्हें IFRS 9 की समरी भी भेज दूंगा, और जो तुम लोग आते हो यहाँ पे उनको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा। सही है जी? अभी अगर सवाल दिया ब्रेक दिया तो आज ही दे दूंगा। ऐसे ही सही है जी? क्लियर है भाई ऑनलाइन वालों? ओके जी, आज का हमारा टॉपिक सर लीजेस, हेडिंग डाल ले अपने पास IFRS 16। सर अगर इशूअर बोनस डिविडेंड दे तो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बिल्कुल जनरल हमने सीखा है, तो नॉर्मल एंट्री है। अहमद? हाँ भाई सर, IFRS 16। हाँ भाई, जैसे हमने IFRS 9 के अंदर, के अंदर तुम्हें याद होगा बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, और बेसिक का मतलब ये था, मैंने तुम्हें जार्गन्स बताए थे, इन्वेस्टर क्या होता है, इशूअर क्या होता है, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। ऐसा ही है भाई, ये हमने सारी चीजें देखी थी बेसिक से। फिर मुझे बताओ, आगे आने वाले हर सवाल में, क्या आपको नहीं लगता, प्लीज सुनना ये बात फोकस से, आगे आने वाले हर सवाल में वो सारे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आ रही थी, यानी जो भी बात की गई थी उसका कहीं ना कहीं जार्गन यूज हो रहा था। तो क्या हमें टेक्निकली पहले अपनी अंग्रेजी, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहिए, फिर ही सवाल पे जाना चाहिए ना? अगर मैं बोलूँ हाँ भाई सवाल करता हूँ, तो वो तो सिर्फ सवाल होगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा जी, तला राशिद खान कह रहे सर वो सेमी एनुअली वाला, फर्दर प्रैक्टिस के नाम से तुम पोर्टल पे जाके आज देखोगे जो क्वेश्चंस हमने बुक में या तो होमवर्क दिए थे या स्किप किए थे दो, 21 और 25। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 21 एंड 25 इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं हम। 21 एंड 25 अपलोड हो गया। सही है? आपको अगर सोल्यूशन मैच करना है तो आप पहले अपने हिसाब से करेंगे और फिर उसके जाके क्या कर लेंगे, सोल्यूशन मैच कर लेंगे, और फिर भी कोई इशू होगा तो मैं बैठा हूँ, शेजर बैठा हुआ है। क्लियर है? अच्छा रही बात, जब आप ये मुझे कंफर्म करेंगे कि सर ये सारे सवाल हो गए, मतलब आखिर के मेरे ख्याल से 4 सवाल बाकी हैं, वो 3, वो हो गए 3, चलिए इस तरह वो 3 के 3 हो जाएंगे आखिर वाले, और 2 पिछले 21 एंड 25। ऐसा ही है? जब आपने ये 5 सवाल मुझे करके दे दिए, सही है जी, इसके बाद मैं आपको दूंगा एक और बुकलेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ IFRS 9 के क्या होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसके सोल्यूशन भी तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे वो सॉल्व करके दोगे। वरना ऐसे तो मुझे पता है तुम्हारी ट्रेंड है एक कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम डायरेक्टली किस पे भागते हो, सोल्यूशन पे। तो ये अपनी चीज को खत्म करो पहले। सही है जी? तो अगर वो बुकलेट चाहिए तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं वो जल्द से जल्द मुझे बता देंगे सर हो गए, मुझे बुकलेट देते हैं। सही है जी? क्लियर है यार? अब्दुल रहमान, नासिर, सबको आवाज क्लियर आ रही है? शायद तुम्हारे पास नेट का इशू है, बाकी सबको क्लियर है?
21 एंड 25 का वीडियो सोल्यूशन है। मेरा कैमरा भी ऑन है। अच्छा, एक पास पेपर प्लीज सुनना जानी, एक पास पेपर इधर जो रहता है, जैसे बच्चे ने कहा कि सर आपने कहा एक पास पेपर रहता है आखिर वाला, वो वैसा ही सवाल है जो तुमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टर इशू दोनों किए थे, जिसमें इशूअर की भी अकाउंटिंग है, इन्वेस्टर की भी अकाउंटिंग है। कहते हो अभी करा देता हूँ, टाइम जाया करने वाली बात है, सेम है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उसमें 1 साल की एंट्री है, सिर्फ 1 साल की एंट्री है। सही है, मैं फिर कह रहा हूँ उसमें सिर्फ 1 साल की एंट्री है, और वो भी एग्जाम तुम अभी पैटर्न देखना, इंशाल्लाह तुम्हारी भी अटेम्प्ट आएगी ना, तुम वाजे तौर पे देखोगे जो क्लास में सवाल किया होगा ना वैसा ही पेपर में उठ के आएगा। नई चीजें होती हैं, तो जब ये करवाया था तो वैसा आया था, तो तुमने जो बोनस वगैरह की चीजें की है ना तो वैसी भी आनी है इस बार। सही है जी। तो भाई ये बात हमारी तय हो गई है कि वीडियो सोल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो एक पास पेपर क्वेश्चन नंबर 21, 25, 38, 39 और 40, ऐसे ही कुछ है ना, 34 ये वाला है, आखिरी के 3 और पहले के 2 और एक पास पेपर, कुल मिला के कितने हो गए 6 क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। फिर भी कोई मसला है, मैं बैठा हुआ। सही है जी। यूट्यूब पे नहीं है भाई, क्या हो गया यार, ये हमारा पोर्टल पे। सही है, यूट्यूब बंद, आज के बाद कोई कुछ भी नहीं आएगा अलग से। सही है जी भाई। अच्छा सर, आईपीएफ ने तो बुक इश्यू नहीं की, मैंने फिर आपको देखो, ये तो वो वाली बातें जो पहली क्लास की हैं, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, ये बात दिमाग में बैठा लो। मैंने तुम्हें डे 1 पे बताया था कि बुक तुम्हें कोई और रीड करने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ थ्योरी भी रीड नहीं करोगे, मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि जो सवाल करवा रहा हूँ वो कर लो, काफी है, एमसीक्यूज वगैरह सब हो जाएंगे। सही है जी। थ्योरी देखो, थ्योरी तुम जब IFRS 9 खोलोगे ना भंगी, तो IFRS 9 में लिखा हुआ है कि आपकी इक्विटी सिक्योरिटीज 2 तरीके से कैरी होती हैं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ये इंग्लिश लिखी हुई है, मैं ये लिख के दूं तुम्हें, तुम बाकी बुक्स उठा के देखोगे तुम्हें उसमें सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, सवाल नहीं मिलेंगे। तुमने उसी पूरी अंग्रेजी को अप्लाई किया, तो अगर वो अंग्रेजी में एमसीक्यूज पूछेगा तो क्या तुम उसको सॉल्व कर पाओगे? यस सर, क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं पता। वो क्लियर है, तो रटा नहीं लगाना किसी चीज का। क्लियर है भाई? अब चलिए जी, अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। सर क्वेश्चन 34 में भी सेमी एनुअली वाला है। मेरी जान, मेरे पप्पू, मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ तुम लोगों को, विदाउट वेस्टिंग माई टाइम सिर्फ इतना समझ लो कि भाई उसके सोल्यूशन अपलोड हो गए। सही है, 3 सवाल, जब मैं 34 सवाल क्लास में करवा रहा हूँ तो 3 सवाल तो होमवर्क दूंगा ना, तो वो भी कह रहे हो क्लास में करवा दूं, तो अभी ये बंद करके मैं वो करवा देता हूँ। सही है जी। मतलब क्या क्या लगाया हुआ है यार। अहमद अली कह रहे हैं सारे पास पेपर तो लाइव होंगे ना। भाई मैंने सारे पास पेपर क्लास में लाइव ही करवाए, और एक सवाल तुम्हें होमवर्क दिया है वो भी तुम्हारी विश के ऊपर के, सर उसमें 1 ही साल की एंट्री है, और उससे मुश्किल सवाल हम क्लास में कर चुके हैं। सही है जी भाई, ये सारे सवाल खत्म हो गए तुम्हारे जो बेसिक एडमिन इश्यूज हैं। सही है, आगे चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आ जाए भाई फोकस के साथ। मतलब तुम लोग ये सारी बातें पहली क्लास में बता चुका हूँ, फिर आज वही बात के सर बुक वो नहीं आई तो थ्योरी कहाँ से करूंगा, इंग्लिश कहाँ से आएगी, या तो फिर वो कर लो। जानी इधर सर, सारी प्रेजेंटेशन जो आप में क्लास में दिखाते हैं ये बुक में है यार, मैंने PDF दे दी है मेरी जान, मैं कॉपी करवाता हूँ। एक और काम करता हूँ भाई, मैं कसम खाता हूँ, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ना आज की प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही दे दूंगा। सही है, पोर्टल पे चिपका दूंगा या ग्रुप पे दे दूंगा, वो भी ले लेना। अब खुश, अब सबका पेट भर गया हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ आज का टॉपिक। जल्दी बताओ सब बच्चे। हाँ भाई, और कोई सवाल? सही है, चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, आ जाए भाई आगे। अच्छा जी, प्लीज इधर सूट VIP लेकर, शुक्रिया जी, क्लास के बाद फारिग को ले आना घर पे, इधर आ जाओ। अच्छा भाई, IAS 16 इधर जानी, IFRS 16। सही है जी। मुझे एक बात बताएं, जैसे हमने IFRS 9 में एक चीज सीखी थी कि सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो राइट दे रहा था फाइनेंशियल एसेट ऑफ एनी फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इक्विटी ऑफ अनदर पार्टी। हमने पूरी डेफिनेशन से शुरू किया था, वो खुलते 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 पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो गया और वो कंप्लीट हो गया। ऐसा ही है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा इसकी भी डेफिनेशन है, वो बोलता है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, लेसर, वहां पे था इन्वेस्टर इशूअर। सही है, वहां पे उसकी अकाउंटिंग सीखी, यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कितने लोगों के बीच में? सर वहां पे भी 2 लोगों के बीच में था। वहां पे भी कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखी थी? यहाँ पे भी 2 लोगों की। अच्छा, अब यहीं पे रुक के
अगर मैं बेसिक समझाऊं, लेसर का सर मतलब ये होता है वो बंदा जो एसेट लीज पे देगा। वापस से सर देखें, ये दो लोग हैं जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बंदा है जो एसेट लीज पे दे रहा है। तो अगर आज के बाद मैं बोलूं आपको कि जो बंदा एसेट लीज पे दे रहा है उसको आईएफआरएस की जबान में क्या कहते हैं? लेसर। ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर लेसी कौन है? वो बंदा जो एसेट सर लीज पे लेगा। ऐसा ही है भाई। सर ये दो तो अभी खाली मतलब समझ आए, लेसर और लेसी के। सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैसी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कार परचेज करनी है, ऐसी शौक है, नया नया क्वालिफाई हुआ कि भाई गाड़ी चलानी है, सही है, बाइक थी, अचानक से मैं कार पे आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं जाके देन एंड देयर कैश पे गाड़ी खरीदूं। मैं उसको करवाऊंगा बैंक से लीज। क्या कराऊंगा? बैंक से लीज कराऊंगा। अच्छा इस पूरे सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में? मैं कौन हुआ इस केस में? लेसी। और सामने वाला बैंक लेसर। वेरी गुड सर। यानी एक बात समझ आई कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एक स्पेसिफिक एसेट के लिए। बात समझ आई? चलें जी आगे। फिर वो बोलता क्या है? फॉर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। मेरी बात सुनना, यहां पे जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि जब मैंने एसेट लीज पे लिया, क्या उस एसेट का राइट यूज करने का मेरे पास आ गया? एक ही बात, ये पहली बात है, मेरे पास राइट आ गया इसका। अच्छा अब एक और बात सुने, जब मेरे पास राइट आ गया दैट मींस कि ओनरशिप नहीं आई। तभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ये अब समझने की बात है, ये डिफरेंस है बाकी स्टैंडर्ड्स और इसमें। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को राइट देगा एसेट यूज करने का। मैं तो ये नहीं कह रहा कि सामने वाले बंदे को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। मैंने हरगिज ये, अगर मैं ये कह देता ना कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो आपको पता है कि आईएफआरएस 15 बन जाता। ये क्या बन जाता? आइए देखो, अब ये कह रहा है आईएफआरएस 9 बन जाता, मतलब अलग ही चर्च लगा के। मैं क्या कह रहा हूँ सुने, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो गुड्स बिकते हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। जब बिक जाते हैं तो सेल बन जाते हैं। और सेल कौन से आईएस के तहत बुक होती है? आईएफआरएस 15 के हिसाब से। बात समझ आ रही है? तो भाई मुझे आप ही को तो डिफरेंस क्रिएट करना है। तो फिर इस वाले आईएफआरएस 16 में और आईएफआरएस 15 में क्या डिफरेंस है? ओनरशिप का। वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर कब होगा? सर आखिर में, जब ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे, मेरी सारी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगी। ऐसा है सर? दूसरी एग्जांपल दें। ऐसा भी होता है जैसे एआरटीटी का नीचे जनरेटर है, इसकी ओनरशिप कभी भी एआरटीटी को नहीं मिलेगी। तो क्या एआरटीटी ने ये एसेट लीज पे लिया हुआ? यस सर। हमारी ओनरशिप नहीं है। इसका रेंटल जाता है। अच्छा रेंटल किसको जाता है? सर लेसर को। भाई एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये जब हम लगेगा कि भाई हमें किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करना है या अपना एसेट खरीदना है, क्या यही एसेट वापस मिल जाएगा लेसर को? तो सर दैट मींस कि एक चीज आपको समझनी है आज, कि लीज के कॉन्ट्रैक्ट, जब लीज है आईएफआरएस 16, लीज के कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि ओनरशिप आ जाती है, ऐसा भी होता है कि ओनरशिप नहीं आती। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं सर। जब कभी आप बिल्डिंग में रहने जाते हैं, तो बिल्डिंग में अगर आप एक घर में 15 सालों से रह रहे हैं, तो क्या वो 15 साल के रहने के बाद क्या घर आपका हो गया, या सिर्फ आप टेनेंट हैं? अच्छा तो आप क्या करते हैं? सिर्फ रेंटल पे करते हैं और वहां पे रह रहे हैं, क्या ओनरशिप आपकी हो गई, या सिर्फ आप उसका राइट आपके पास यूज करने का? वेरी गुड सर। मैं यही तो सिखा रहा हूँ आज की क्लास में कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या क्रिएट करता है? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। कौन देता है किसको? लेसर लेसी को। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या लीज हो सकता है? भाई राइट कैसे डिटरमाइन होगा? मैं फिर एक बात कहता हूं, क्या राइट डिटरमाइन करने के लिए ओनरशिप जाना लाजमी है या सिर्फ पोजेशन? वेरी गुड सर। बात समझ आई? चले यहीं तक इस डेफिनेशन को रख के, यहीं तक इस डेफिनेशन को रख के एक बात समझते हैं कि सर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कितने लोगों के बीच में? लेसर और
फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट? राइट ऑफ व्हाट? यूज ऑफ एसेट। बात समझ आई? चलिए सर यहाँ तक कोई पंगा है मेरे से पूछ लो, और कोई पंगा होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि एक बंदे ने दूसरे को एसेट दिया है, किस पे? लीज पे, किराए पे। क्या यूज करने के लिए? एसेट। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के लिए। ऐसा ही है भाई? जी जानिए, आप पूछें। क्या उधार पे लिया हो मतलब? तो वहां पे जो IFRS 15 में इधर जानी, इधर, हाँ भाई जैन कनूली कह रहे हैं रिपीट कर दिएगा, नेट चला गया था जानी। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं कर सकता मैं भाई, खुदा के वास्ते। अभी मैं रिपीट करूंगा इनको बताते हुए, तब तुम सुन लेना। ये मतलब यार तुम मतलब को शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कैसी बात है? रिपीट करते सर लाइट चली गई थी या नेट चला गया था? मतलब तुम लोग थोड़ा सा यार एहसास किया करो किसी का। मैं 5 बार, तुम मुझे खुद बताओ यहाँ बैठे हुए मैंने 10 बार एक ही चीज को रिपीट किया है। अगेन देन यू आर कमिंग एंड आस्किंग मी कि यार सर रिपीट करते मैंने नेट चला गया था। दिस इज लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोगों ने मजाक लगाया है इस चीज को यार। मैं मतलब दिलो जान से तुम्हें आगे पढ़ाता हूँ, रात को जाके तुम मुझे बताओ मेरे क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लेक्चर अपलोड करवाऊँ, मैं बोलूँ होमवर्क दिया है मैंने, तुम आराम से PDF से सोल्यूशन मैच कर लेना, मैं ही दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसे इतने बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं दिन देर रिप्लाई करता हूँ और हर बात के जवाब भी देता हूँ। मतलब ये आज के बाद मैं देखूँ नहीं किसी ने जैसे मैं नेट चला गया था रिपीट, 5 सेकंड की बात होती है तो मैं देख के नहीं समझ आ रहा कि पहली स्लाइड पे ही हूँ मैं। अजीब तुमने बकवास लगाई हुई है। इधर देखो यार। अच्छा जी इधर देखें, प्लीज भोगल जी जानिए, आपका सवाल ये था जैसे उन्होंने बोला हमारे भाई ने, सर अगर एसेट उधार पे लूंगा तो क्या वो भी लीज का पार्ट बनेगा? नहीं, वो अलग है। देखो वहां पे पहले दिन पे क्या ट्रांसफर हो गई जानी? ओनरशिप। पहले दिन पे क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ एक बात, हम क्या बनाते हैं? सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल, तो वो उधार हो गया। और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो IFRS 9 के एम्बिट में आता है, वो है राइट टू रिसीव कैश। यही तो डिफरेंसेस हैं जो आप सीखेंगे आज के ऑनवर्ड्स। चलें जी, सवाल बिल्कुल अच्छा था कि सर ये भी तो ये कह रहे हैं ना सर उधार पे एसेट लिया है या उधार पे एसेट दिया है तो वो भी तो लीज में आएगा? नहीं, वो लीज में क्यों नहीं आएगा? ठीक है सर, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। यानी आपको एक बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे जो बात होगी बच्चों वो किसकी होगी? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की। यहाँ पे सिर्फ राइट जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा जी सर, ये IFRS 16 भी प्रैक्टिकली डील होता है जानी? बिल्कुल, हर कंपनी में होता है। अभी हमने अकाउंटिंग सीखी नहीं है। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि मैं मतलब तकरीबन सब कंपनीज पे अप्लाई करता हुआ आया हूँ, तो वो एप्लीकेशन तो तब सिखाऊंगा ना जब इसकी लॉजिक और बेसिक पता होगी। अभी हम अगर इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि सर कब IFRS 15 आएगा, कब IFRS 16 आएगा, तो पहले वो क्लियर करना है हमें। सही है जी? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, लीज में कंसिडरेशन होना जरूरी है तो बेटा क्या देगा उसके अगेंस्ट में? ऐसे तो ले क्या दोगे तुम उसके अगेंस्ट में? ये बताओ, एक मिनट। हाँ जी, मुझे बताओ क्या दे सकते हो? और जी जी भाई, बारीक पूछ रही है कि सर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट? यस। तुम देखते हो लीज एग्रीमेंट लिखा होता है उसके ऊपर, जो अगर किराए पर रहता है ना घर पे तो उसके एग्रीमेंट में इतना बड़ा लिखा होता है हेडिंग में लीज एग्रीमेंट, तो वो लीज IFRS 16 ये जी इसमें ही आता है। इंस्टॉलमेंट सेल्स बोल रही हो? वो तो लोन है ना। देखिए एक चीज, एक इन्होंने सवाल पूछा कि सर इंस्टॉलमेंट्स में अगर मैं घर की ओनरशिप, घर बन रहा है, वो तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा CWIP बन रहा है, लोन है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, वो अलग है, वो IFRS 9 है, बोरिंग कॉस्ट से सबका मिक्सचर है, वो लीज नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, आप कंफ्यूज, आप कंटिन्यू करें, आंसर खुद ही मिल जाएंगे। ओके जी, चलें जी। अच्छा नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी एक मिनट। इस जैन जुल्फिकार अभी भी वही है स्टेज पे, ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जानिए मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये अब तेरे को हो क्या गया है? अबे इतना अभी मैंने 3 बार तुम्हारे सामने भी रिपीट किया है। सही है जी, प्लीज देख लो यार। जी जानिए, मैंने टेक्स्ट वैक्स या कुछ भी सिखाया? सवाल क्या है पूछो, मैंने सिखाया? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मेरी जान मेरे बच्चों, सब साइड में रख के मुझे बताओ, मैंने लीज की अकाउंटिंग कब शुरू होगी, क्या होगा, मैंने सिखाया? एक चीज भी अभी नहीं सिखाई है। मैं तो तुम्हें सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ बाकी जगहों में और लीज में क्या फर्क है। क्लियर है? एक एक करके चलिए जी। सर अगर किसी
कंपनी का बिजनेस ही हो, मशीन लीज पर देना, मैंने आपको ये भी नहीं सिखाया कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सही है जी, प्लीज अभी फोकस करेंगे आप, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा बिल्कुल सुकून से। इधर देखें, मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई, अगर आप किसी बंदे को एसेट लीज पे देते हैं, लीज पे देने के दो मकसद होंगे, सही है। पहला मकसद या तो आखिर में ओनरशिप उसकी, या तो एसेट वापस आएगा। इन एनी केस आप अभी फिलहाल उसको सिर्फ इस एसेट को यूज करने का क्या दे रहे हैं, राइट, कहानी खत्म, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहां तक बात क्लियर है। इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, आगे सिखाऊंगा। चलें जी, फिर वो कहता है, ये समझने के बाद, सही है जी, ये समझने के बाद फिर वो कहता है, सही है जी, फिर वो कहता है कि भाई ये जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है जिंदगी भर के लिए नहीं है, फॉर स्पेसिफिक टर्म के लिए। इस स्पेसिफिक टर्म को सर मैं एक चीज का नाम देता हूं जिसका नाम है लीज टर्म। तो ये आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आप जब सवाल करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो एग्रीमेंट्स में टेन्योर नहीं लिखा होगा, लीज टर्म लिखा होगा। अच्छा जी, यानी अगर आज के बाद मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन कंप्लीट क्या ऊपर हो गई थी या और भी कुछ बाकी है? सर बाकी है। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज लेसर एंड लेसी फॉर, अच्छा ये बात समझ आ गई, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा राइट ट्रांसफर हो रहा है क्या जिंदगी भर के लिए या फॉर स्पेसिफिक टर्म? स्पेसिफिक टर्म उसको अंग्रेजी में क्या कहूंगा? मुझे आज की क्लास में ये सीखना है कि ये कैसे निकलती है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, सारी चीजें आज की क्लास में। जो भी डेफिनेशन है ना उसके एक एक कंपोनेंट खोलेंगे, अकाउंटिंग हो जाएगी हमारी। सही है जी, जैसे हमने IFRS 9 में किया था। इधर फिर वो कहता है फॉर स्पेसिफिक पेमेंट, फ्री में तो नहीं होगा, कंसिडरेशन होगी। अच्छा इस कंसिडरेशन को मैं कहता हूं रेंटल। किसकी जबान में? IFRS की जबान में। रेंटल के साथ साथ भाई कुछ पैसे होते हैं आप धनंदेव देते हो, हाँ या नहीं? वेरी गुड सर, कुछ पैसे होते हैं आप धनंदेव देते हो, कुछ होते हैं ओवर द पीरियड देते हो। क्या बात समझ आ रही है? जिसको मैं ओवर द पीरियड देता हूं उसका नाम क्या है? रेंटल। जिसको उसी टाइम पे करता हूं उसका नाम क्या है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि अगर 30 लाख रुपए की कार है और 10% की डाउन पेमेंट है, मैं 3 लाख रुपए उसी वक्त पे करूंगा। दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गई डाउन पेमेंट। अच्छा इनाम और रहमान अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आता है, ये डाउन पेमेंट गई वापस नहीं आएगी। अब आपको रिमेनिंग 27 लाख रुपए पे करने हैं, इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। तो 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा? सर वो तो आपने उसी वक्त पे कर दिया ना, उस पर इंटरेस्ट लगना बनता। पर क्या मैंने आपको अभी सिखाया कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, या अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पे? सर सिर्फ डेफिनेशन पे, तो सुकून से हम डेफिनेशन समझेंगे फिर आगे की कहानियां समझ आएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं वापस से, 30 लाख रुपए की कार है, सही है, मैं उसको बैंक से लीज पे ले रहा हूं, मेरे पास ओनरशिप नहीं आई। ऐसा ही है भाई, मेरे पास ओनरशिप नहीं आई है, तो मेरे पास अब क्या आया? राइट आया। वेरी गुड। अच्छा मुझे पता है कि आखिर में ये गाड़ी मेरे नाम पे ही होनी है, पर कब होगी? जब मैं सारी किस्तें पूरी करूंगा। अच्छा मैंने डाउन पेमेंट कितने की? अच्छा तो ये क्या मैं जिंदगी भर पैसे पे करूंगा या स्पेसिफिक टर्म? वेरी गुड, स्पेसिफिक टर्म को क्या दूंगा? लीज टर्म। वेरी गुड, ठीक है ये बात। अच्छा तो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल वट एवर द केस जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो सीखेंगे अभी आगे भी, और डिटेल में इसको देखना है। अच्छा 3 4 5 6 साल जो भी बनते हैं, मैंने 30 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए दैनिक पे किए, बचे कितने? 27 लाख रुपए पे वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अगर वो पागल तो नहीं है ना, 27 लाख रुपए की किस्त बना के देगा? नहीं, 27 लाख में कुछ ऐड करेगा, उसका नाम है इंटरेस्ट, और फिर क्या बनाएगा? उसकी किस्तें बनाएगा। उसको मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? रेंटल कहता हूं। क्या बात समझ आ रही है? यानी सामने वाला जो बैंक है उसकी कमाई क्या है? इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? क्योंकि बाकी तो प्रिंसिपल की अमाउंट है। सर ये सारी ऐसी हैवी बातें हैं जो भी आगे सीखनी है। सही है जी, पर मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको अकाउंटिंग का ABC भी नहीं सिखाया अभी, मैं सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन पे हूं। जो मार्केट में तुम किसी को देखते हो, सामने वाला बंदा लीज पे कार लेके आ गया, उसके डायनामिक्स बता रहा हूं। यहां तक कोई मसला? अच्छा लीज पेमेंट्स में ऐसे भी बता दूं, एक और चीज आती है एग्रीमेंट चार्जेस।
क्या बैंक जो लीगल एग्रीमेंट बनवाएगा उसकी कॉस्ट इंकर होगी? क्या वो अपनी जेब से देगा, तुमसे लेगा? ऑब्वियसली सर हमसे लेगा, हम कहाँ ले रहे हैं? क्या बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें लीज पेमेंट्स का पार्ट है। अच्छा, लीज पेमेंट्स में क्या क्या आता है ये भी एक अलग दुनिया है, पर क्या अभी हम उस पर जा रहे हैं? अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पे चलें जी सर। अब इधर हमना ना से क्या है सर, एक बात क्लियर करते हैं, एट द एंड ये एसेट लेसी का हो जाएगा, लॉजिकल सी बात है। मैंने आपको देखो शुरू में क्या कहा, देखो मैं तभी कहता हूँ बिल्कुल फोकस होकर सुनो मेरी बातें, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये बेसिक नहीं समझी ना आगे से रट्टा लगाओगे। मैं तुम्हें इसके सवाल, तुम्हारी सोच है कितने सवाल हैं इसके भी कोई 35-40 सवाल हैं जो हमें करने हैं क्लास के अंदर। लेसर लेसी को मल्टीप्लाई कर दो तो 80 होगा, 80 सवाल क्लास में करना है। पर इसके लिए प्लीज आप बेसिक को जरा फोकस होकर सुना करें। मैंने आपको क्या कहा, 2 तरीके की लीज होती है ऑपरेटिंग। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, तुम्हें एबीसीडी नहीं पता लीज की, तो व्हाई द हेल यू आर सेइंग कि ऑपरेटिंग फाइनेंस ये कोई कुछ भी नहीं है? ये तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं है अभी तक भाई, अभी इससे बाहर निकल जाओ। तुमने अगर कहीं से सुना भी है तो उसको भूल जाओ। सही है, तुम बेसिक 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 लेके चलो। मैं तुम्हें इसलिए भी बोल रहा हूँ कि तुम अगर बहुत आगे भागोगे तो फंस जाओगे तुम। इतना टेक्निकल है, और मैं इस पे जान भी ज्यादा इसलिए भी मार रहा हूँ क्योंकि इस बार आना है 100%, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया। सही, तो 100% आना, जो कैश की बात हुई थी ना, तो ये भी वैसे ही करना है। अब सुने इधर, मैंने आपको एक बात कही, 2 तरीके की लीज है। एक लीज ऐसी होगी, जैसे मैंने एआरटीडी की एग्जांपल दी, मैं एसिड लीज पे लेके आया जनरेटर, क्या मैं उसको यूज कर रहा हूँ? यस सर। क्या मेरे पास राइट है यूज करने का? यस सर, मेरे पास सर राइट है यूज करने का। मैंने क्या ये स्पेसिफिक टर्म के लिए लिया हुआ है? यस सर। एक स्पेसिफिक टर्म के बाद क्या मैं इसको वापस दूंगा? तो सर लीज ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर, एसेट वापस जाए। बात समझ आई? पहली चीज। अच्छा जी, वरना लोग उसको इस तरीके से भी समझाते हैं, एक ऐसी लीज जो सामने वाले के पास ये एसेट लेके घर चला जाएगा। भाई क्यों चला जाएगा जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? दूसरे केस में जो मैंने बैंक वाली एग्जांपल दी, कार वाली एग्जांपल दी, क्या उसमें ओनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर होगी? पक्की बात है। तो सर आप ये फिर कह रहे हैं ना कि लीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहली टाइप क्या है? अब ये नहीं बोलना ऑपरेटिंग, हाँ पहला, पहली नहीं, ये भी गलत। आप सिर्फ उर्दू में ये बोले, पहली टाइप ऐसी है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरी टाइप ऐसी है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। बात क्लियर? 1 मिनट। लेसी की पेमेंट बैंक करेगा लेसर को। कुनैन वैल्यू, मतलब ये भाई का सवाल क्या था, सुने आप, मतलब ये हम सीए कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सुने सब। ये हमें क्या है, बैंक से मैं एक गाड़ी लीज पे लेके आया, ऊपर से वही मेरे को पैसे दे रहा है। मैं कार लेके आया, मैं एक्वा में घूम रहा हूँ मस्त, बैंक वाला मतलब शीशा खोलिए पैसे फेंक रहा है, ये भी तुम्हारे। अब कैसी बात है, मतलब एक से मैं कार लेके आया, वो मुझे पैसे देगा? ये कैसी बात है भाई? अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसा बैंक हो तो मुझे भी बताओ, मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा। सही है यार, खुदा के वास्ते इसका ख्याल करो थोड़ा सा। भाई मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जो मैं बीइंग अ लेसी हूँ, मैं लेसी होते हुए लेसर को पैसे पे करूंगा ना जितने एग्रीड होंगे। मैंने आपको क्या अभी तक मेरे बच्चों ये सिखाया कि वो रेंटल कैसे कैलकुलेट होता है? नहीं सिखाया। मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई। आप सिर्फ इतना क्यों नहीं समझते हैं कि हम अभी सिर्फ डेफिनेशन पे हैं, और डेफिनेशन पे रहते हुए आप सिर्फ ये क्यों नहीं समझते कि ये बस कॉन्ट्रैक्ट है 2 लोगों के बीच में, एक बंदा दूसरे से कह रहा है ये एसेट आपका हुआ, ओनरशिप नहीं, यूज आपका हुआ, राइट आपका हुआ। सिर्फ क्या करने के लिए? यूज करने के लिए। इसके लिए मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा और इतने टाइम के लिए आप इसको यूज करेंगे, कहानी खत्म। हमने अकाउंटिंग सीखी नहीं। मैं सिर्फ आप सब बच्चों से ये कह रहा हूं, क्या यहां तक डेफिनेशन का मतलब समझ आता है? लीज क्या है? लीज समझ आता है? फिर आगे लेके चलेंगे ना। अब बता दें आप सब बच्चे, लीज समझ आता है जानी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताएं। क्लियर है? पक्का? अल्लाह का शुक्र है, आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा जी, जब मैं लीज में एंटर हो गया, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लीज की डेफिनेशन से शुरू कराया, ये तो मेरे को पता है, सवाल पे जाता तो इंतकाल था आज। सही है, लॉजिकल बात है ना, तभी तो मैं कहता हूँ कि पहले तुम डेफिनेशन सीखो कि मतलब क्या है। देखो अब पहले ये बताओ, ये कंफ्यूजन दूर हुई, सेल और लीज में क्या फर्क है? सेल में क्या होता है? ओनरशिप। अब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, पैसे भले किस्तों में मिले, मसला नहीं है। क्लियर है बात? वेरी गुड। दूसरा केस, अगर मैं एसेट दे रहा हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर क्या है? अब लीजिए सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज ट्रांसफर हुई है, वो है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। पूरा गेम किस पे?
राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पे, पूरा गेन किस पे, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पे। बात समझ आई? चलें जी सर, एग्रीमेंट चार्जेस भी डाउन पेमेंट के साथ ही पे हो जाएंगे, बिल्कुल लॉजिकल बात है। ओके जी सर, अगर लीज टर्म खत्म होगी तो एसेट एंड में परचेज करना है या नहीं, बात एग्रीमेंट में लिखी होगी। यार देखो वही बात है अहमद अली मेरी जान, मेरे पप्पू, मैं फिर कह रहा हूँ डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। मैंने आपको जब ये बात कह दी कि दो तरीके की लीज हो सकती है, या तो आप एसेट खरीद लोगे आखिर में, या तो नहीं खरीदोगे, तो खत्म हो गई ना बात, ये बात इसमें कवर हो गई। अहमद बात समझ आई? जल्दी बता खुदा के वास्ते। ओके आगे, मैंने सबसे पहले पिक किया जो इसका सवाल था कि सर लीज शुरू कब होगी। इधर देखना जानी तुम लोगों ने, इधर देखना, कोई मसला नहीं है यार, सब बच्चे हैं साथ लेके चलेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, लीज शुरू कब होगी ये समझने की बात है। अच्छा भाई, मैं बैंक के पास गया कोई जनवरी 1 2018 पे या जनवरी 1 2019 पे, मैंने कहा यार दादा ये शोरूम पे कार खरीदी है, दिल आ गया मेरा इसके ऊपर, मुझे चाहिए, वो कार ही है, जाओ देखो मुझे पसंद आई है, तुम इसकी वैल्यूएशन कराओ, तुम्हारे हिसाब से जो वैल्यू बनती है वही मेरे हिसाब से बनेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू ही बता रहा हूँ तुम्हें। बात समझ आई? कि मुझे अगर कार चाहिए तो दो तरीके से आती है, या तो बैंक के अपने वेंडर्स होते हैं या आप कार खुद पसंद करें, ऐसा है। मैं लॉजिक में बात बता रहा हूँ, मतलब इसमें भी मतलब मैं डायरेक्ट करावा देता ना, ये तुम बोलते कैसे आई कार, क्या हुआ, पूरी कहानी सुन लो। मुझे अगर एक कार पसंद आई तो मैं दो तरीके से वो कार को हासिल कर सकता हूँ, या तो बैंक को कहूँ मुझे एक्वा या कोरोला या सिविक अरेंज करा के दो, सही है, या तो वो बोलेगा अगर आपको खुद कोई पसंद है कार, अब हमें बताएं हम उसकी क्या लगवाएंगे, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों करवा रहा है वो भाई? आगे सुनना, देखो इसके पीछे ऐसी लॉजिक है ना तुम्हारी सोच, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सुनो इधर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक को कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट बना सके, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सुनना मेरी बात। नहीं नहीं नवेरे कार भी नहीं, तुम लोग इस चीज से अभी बहुत परे हो, सुनना। बैंक के नाम पे ओनरशिप जाती है कार के शुरू में। बैंक जब आपको कार खरीदेगा, पहले तो बैंक जाके खुद अपने नाम पे करेगा, तो बैंक की जेब से क्या 30 लाख रुपए जाएंगे? पक्की बात है या नहीं? वेरी गुड, बैंक की जेब से 30 लाख रुपए जाएंगे। अच्छा जी, यानी अब वो ओनरशिप किसके नाम पे हो गई? अच्छा, बैंक का तो काम ही यही है ना, गाड़ी खरीदना लीज पे देना, गाड़ी खरीदना लीज पे देना, यही काम है बैंक का। सुनो मेरा गेम है, मैंने उस एसेट को अपने पास रखा, क्या बैंक की इन्वेंट्री में आएगा ये? हाँ या नहीं? नहीं, यही तो पकड़ेगा, यही तो पकड़ेगा, नहीं आएगा। तुम हाँ कैसे कह सकते हो? अभी पूरा एक्सप्लेन किया, अब पूरी साइकिल समझो, अब तो वो टाइम आया समझने का। इन्वेंट्री में कब आएगा? जब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल हो रही हो। ये आएगा IS 16 में, IS 16 में। IS 16 की पीपी की डेफिनेशन है फॉर रेंटल टू अदर्स। किसी ने अगर तमीज से वो डेफिनेशन पढ़ी हो ना, उसके अंदर लिखा हुआ है या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो, या तो आपने रखा हुआ हो किसी को लीज पे देने के लिए, किसी को लीज पे देने के लिए। तो क्या वो डेफिनेशन याद आती है? मैं फिर कह रहा हूँ, IS 16 में एक डेफिनेशन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओनर ऑक्यूपाइड की डेफिनेशन में लाने के लिए। और वो डेफिनेशन क्या है? या तो आप एडमिन पर्पस के लिए यूज करें, या तो फॉर रेंटेड टू अदर्स। ये कौन सा है? फॉर रेंटेड टू अदर्स। तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, IS 2 में एक कब आता? फॉर सेलिंग टू अदर्स। फर्क आया तुम्हें? मैं फिर क्या, फॉर सेलिंग टू अदर्स है या फॉर रेंटल टू अदर्स है? रेंटल टू अदर्स है। पहले ऑनेस्टली बताओ, देखो अगर वो एग्जामिनर अपनी औकात पे आया ना, तुम्हें उड़ा के रख देगा ऐसा सवाल पूछने लगा वो, क्योंकि तुम्हें क्लासिफिकेशन कभी नहीं समझ आएगी। तुम बेसिक अकाउंटिंग आएगी, मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मैं तुम्हें सवाल करा के भेज दूंगा। तुम बोलोगे VIP से कैलकुलेशन हो रही है, पर क्या इसके डायनामिक्स समझ आ रहे हैं? तुम कभी किसी से बहस करो क्लाइंट पे जाके, भाई तुम्हारा तो ये बिजनेस है, तुमने तो बेचने के लिए रखा हुआ है, तुम्हें IS 16 में कैसे लेके गए? इसको कहाँ लेके जाओ? IS 2 में लेके जाओ। फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी कि रेंटल के लिए होंगी, उसने IS 2 में रखी हुई होंगी, तुम कहाँ बोलोगे उसको IFRS 16 में लेके जाओ? क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा जी, यानी एक बात मुझे भी पिक हुई है, जो बैंक अपने लेसी के लिए कार परचेज करेगा वो उसकी इन्वेंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है, वो किसके लिए? हाँ जी, अब मुझे किसके लिए? रेंटल्स के लिए। अच्छा, अब मुझे ऑनलाइन वालों सारे बच्चे ये बताओ कि ये बात समझ आई कि अगर बैंक एसेट लेके आता है अपने पास आगे लीज पे देने के लिए, तो क्या बैंक एक एंट्री बनाएगा PP डेबिट और कैश क्रेडिट? अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर ये तो डेप्रिशिएट भी होगा, वो उसी टाइम उठा के किसको दे देगा? किसको दे देगा? लेसी को। तो ये डेप्रिसिएशन भी बुक
नहीं करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे ही ये एसेट, मैंने अकाउंटिंग अभी नहीं सिखाई है, सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात पे ये कायम रहना, जैसे बातें चल रही है ये। मैं बैंक हूँ, मैंने एक शोरूम से कार पिक की 30 लाख रुपए की, प्लीज सुनना, 30 लाख रुपए की कार पिक की है मैंने। 30 लाख रुपए मैंने जो दिए थे, उसका बैंक ने एक एंट्री बनाई होगी, कैश क्रेडिट इन्वेंट्री या पीपीई डेबिट। अच्छा, आज के बाद तुम्हें अगर मैं बोलूं कि बैंक जो एसेट खरीद रहा है वो पीपीई में जा रहा है, क्या बात समझ आई? लॉजिकल बात है, क्योंकि उसने आगे बेचने के लिए नहीं, लीज पे देने के लिए था। अच्छा, जैसे ही इसके पास आया, एक दिन के अंदर ये उठा के किसको दे देगा? तो स्टैंडर्ड आपको एक मार्जिन देता है, बोलता है जब भी आप ऐसे एसेट्स जो दूसरों को लीज पे देने के लिए रखते हो, उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि आप यूज नहीं करोगे, कोई और यूज करेगा। क्या बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी, सुनना, हुआ ये कि 1 जनवरी 2019 को मैं एग्रीमेंट करने गया। अच्छा, बैंक ने ये कहा कि देखें आप मंगवा रहे हैं इंपोर्टेड कार, हम आपको इंपोर्ट करा के देते हैं, उसमें लगेंगे कितने महीने? 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने। मैंने एग्रीमेंट किया है 1 जनवरी 2019 को। वापस से एग्रीमेंट कब किया? 1 जनवरी 2019 को। यानी एसेट हमारी बुक्स में और डेप्रिसिएशन लेस ही करेगा। यार मैं फिर कह रहा हूँ, कहा और मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते हो? मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मैं आपको सिर्फ इतना से कह रहा हूँ, लेसर इसको डेप्रिशिएट अभी नहीं करेगा, उसके पास से आते ही चला जाएगा, वो क्या डेप्रिशिएट करेगा? मैं लेसी की अकाउंटिंग आपको नहीं सिखा रहा मेरा बच्चा, मैं सिर्फ ये मैकेनिक्स सिखा रहा हूँ कि लीज क्या है। सही है? प्लीज फोकस के साथ जानिए, मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, पूरी अकाउंटिंग बहुत डिटेल है इसकी। पहले डायनामिक्स तो समझो, फिर मैं आगे जाके इसको पीपी में लेके जाऊंगा, तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, तो रटन लगाना तो वो भी ऑप्शन है, तो उसको तमीज से लेके चलते हैं। इधर देखिए जानिए जी। IS40 किसके लिए? घर लीज पे दे रहा है, किस पे दे रहा है? लीज पे कैसे देगा घर? लीज पे तो बैंक के तो लॉ में लिखा हुआ पाबंदी है, बैंक क्यों दे सकता है? ये तो उसके लिए एंटिटीज ही अलग होती है। ये तो एक बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल सुन लो मेरी बात, तुम लोग दो चीजों को मिला लो। जो बंदा इस यहाँ का ARTT का मालिक है, उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मेरे लिए लीज है, क्योंकि मैं कौन हूँ? लेसी हूँ। वो कौन है? लेसर है। आगे सारे एक्सपर्ट्स कवर करना है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ अभी बेसिक कार की एग्जांपल को लेके चलो, आगे जाके फाइनेंस लीज आएगी, ये सारी चीजें लीज में आती हैं। सही है? तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बाइफरकेशन कैसे हो रही है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग सिर्फ, मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करवा रहा हूँ। एक कंपैरिजन मैंने आपको किससे करवाया? इन्वेंट्री से। एक कंपैरिजन IS 16 से। अब वहां तक पहुंचे तो सही, नहीं जाना मगर पहुंचे नहीं है अभी, एक एक करके सारी चीजें आएंगी। अगर तुम सारी चीजें अभी पूछ लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मेरी सीक्वेंस में जाने तो हर चीज कवर होगी। सही है? फोकस के साथ चलिए जी। इधर अन्ना आंसर कह रही है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? मेरा बच्चा, मैं अभी बस आगे जब आ जाऊंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर देखें, I-5 15 से भी कवर किया मैंने, इधर देखें। अच्छा भाई, बैंक को मैंने बोला 1 जनवरी 2019 पे मेरे को कार चाहिए, बैंक ने कितने महीने का टाइम दिया? 3 महीने के बाद। अच्छा, यानी मुझे अभी पोजेशन नहीं मिला, ऐसा है भाई, मुझे पोजेशन अभी नहीं मिला। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई आज एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि तुम मुझे कार मंगवा के दो। ऐसा ही है? मैंने जब एग्रीमेंट किया उस दिन को मैं अंग्रेजी में कहता हूं कौन सी डेट? सर इंसेप्शन डेट। इसको मैं कौन सी डेट कहता हूं? एग्रीमेंट डेट। अच्छा, मैं यहां से अकाउंटिंग यही तो सीखना नहीं करूंगा। सही है? नहीं करूंगा। रीजन, यहाँ पे आपको एसिड अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो किस चीज की पेमेंट? लॉजिकल बात है, किस चीज की पेमेंट भाई? यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। अगर एग्जाम में या कहीं भी MCQs में लिखा हुआ हो, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है ना कि ये भी अंग्रेजी भी हम करेंगे, तो अगर कहीं भी लिखा हुआ हो कि अकाउंटिंग इंसेप्शन डेट से शुरू होती है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ। तो सर क्या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन एसेट भी मिल जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उसी दिन से अकाउंटिंग क्या होगी? शुरू हो जाएगी। पर अभी तो हम वो केस कर रहे हैं कि एग्रीमेंट डेट अलग है और पोजेशन डेट अलग है। 99% ऑफ द टाइम यही होता है, पहले एग्रीमेंट होता है और कुछ टाइम के बाद क्या मिलता है? पोजेशन मिलता है, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह में लगता है टाइम। ऐसा ही तो पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, उसके बाद आपको एसेट मिलता है। क्लियर है? अच्छा जी, हुआ ये कि 3 महीने बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, मेरी कार इंपोर्ट हो गई, तो उसको मैं कहता हूं कौन सी डेट?
कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस पे लेसर अंडरलाइंग एसिड अवेलेबल फॉर यूज करेगा, किसके लिए? लेसी के लिए। अब जरा आप लॉजिकल बात सोचें, अकाउंटिंग क्या इंसेप्शन डेट से शुरू होगी या कमेंसमेंट? लॉजिक क्या है इसके पीछे? अवेलेबल, जैसे पीपी डेप्रिशिएट होता है ना अवेलेबल फॉर यूज होने पे, तो यहाँ पे IFRS 16 की अकाउंटिंग भी कब होगी? अवेलेबल फॉर यूज होने पे। पर क्या मैंने आपको ये सिखाया कि अकाउंटिंग कैसे होगी? नहीं। ये इतनी बारीक बातें हैं कि अगर मैं सवालों में डेट्स में खेल जाऊं तो आप पता है क्या करेंगे? अकाउंटिंग डेट ही गलत पिक करेंगे। तो आपको लगता नहीं आपका इंटरेस्ट भी आगे आने वाले सालों का गलत आएगा, क्योंकि 3 महीने का उसमें फर्क आ जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है? पहले बताओ यहां तक समझ आता है? हाँ जी बाबू, क्लियर है? कब शुरू होगी? सही है, हौले हौले सब चीजें इसके अंदर, सारी चीजें एक साथ नहीं पूछनी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा जी आगे। सर वापस से एक साइकिल चलाता है। मैंने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा दो लोगों के बीच में, लेसर फॉर ट्रांसफर या राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट फॉर स्पेसिफिक टर्म, फॉर स्पेसिफिक पेमेंट। अच्छा मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया लीज क्या होती है, कुछ स्टैंडर्ड से लिंकेज की। मैंने कहा IFRS 15 नहीं है ये, सही है, IFRS 15 नहीं है ये। IFRS 15 होता तो ओनरशिप जाती है, सही है, तो वो साइड पे लगा दिया हमने, सही है। फिर मैंने कहा कि जब लेसर इस एसेट को परचेज करेगा तो इन्वेंट्री में नहीं रखेगा, IS2 से लिंक किया, ऐसा ही है। और मैंने कहा इन्वेंट्री में इसलिए नहीं रखेगा, ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है, हेल्ड फॉर रेंटल है। हेल्ड फॉर सेल नहीं है, साथ साथ बोलोगे हेल्ड फॉर रेंटल है, हेल्ड फॉर रेंटल है। दादा वापस से मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर रेंटल है? तो हेल्ड फॉर रेंटल के लिए पीपी में IS 16 की डेफिनेशन में जाके देखोगे तो वो कहता है अगर आपने कोई पीपी खरीदा इस नियत से कि उसको आगे रेंट पे दोगे तो उसको कहां फेंकना लाके? IS 16 में। अब मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सही है। जैसे मेरे भाई ने और यहाँ पे हमारी बहन ने पूछा कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, जरा फोकस कर लो आज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होता है सिर्फ लैंड और बिल्डिंग पे। गलत, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ कि लैंड और बिल्डिंग पे अप्लाई होता है, मेरी बात को फोकस करो, जो मैं कह रहा हूँ लैंड और बिल्डिंग पे अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था? व्हीकल की, ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे बैंक ने व्हीकल लेके आगे दी, मैं सारी चीजें तुम्हारी क्लियर करके जाऊंगा, पर ये है कि तुम मेरे साथ बने रहना है, सही है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम है ना। देखो ये बात मैं पहले करता हूँ तो बोलते पता नहीं क्या बोलता है, पहले सिनेरियो समझाया, अब बता रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि समझ आएगा। अच्छा सुने, बैंक ने एक लीज पे और एक ओनरशिप पे एसेट लिया, आगे लीज पे दे दिया। बैंक के लिए ये IFRS 16 है, बैंक के लिए IFRS 16 है। अच्छा अगर मैं किसी कंपनी का, किसी बिल्डिंग का मालिक हूँ, तो मेरे लिए वो, अच्छा वो मैंने दी हुई किसी को रेंट पर, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? IFRS 16 नहीं है। पहले बताओ, अब बात समझ आई? वापस से, अगर मैंने कोई कार, जनरेटर, XYZ कुछ और चीज लैंड और बिल्डिंग के अलावा, मैं क्या कहता हूँ लैंड और बिल्डिंग के, क्योंकि आप जब जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड खोलते हैं तो उसमें सिर्फ दो चीजों की बात होती है, लैंड और बिल्डिंग, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और या फॉर रेंटल टू अदर्स। तो वहां पे मेरे बच्चे से किसकी बात होती है? किसकी? ऐसा है, पक्की बात है। अच्छा जी अब एक बात बताओ इधर से, तो यहाँ पे क्या मैंने लैंड और बिल्डिंग की बात की या अदर देन लैंड और बिल्डिंग? तो भाई अगर अदर देन लैंड और बिल्डिंग आप किसी को रेंट पे देने के लिए रखोगे तो उसका भी तो कोई IFRS होगा ना। वो कौन सा IFRS है? IFRS 16। क्या बात समझ आई? ये मैंने किसके पर्सपेक्टिव से बात की? लेसर के। किसके पर्सपेक्टिव से? लेसर के। अब बताओ बच्चों, सारी चीजें क्लियर है? पक्की बात है? आखिरी बार बता रहा हूं मैंने, अब तुम लोग बताओगे क्लासिफिकेशन। मैं बिल्डिंग का मालिक हूं, मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी, कौन सा स्टैंडर्ड? मैं कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा? IS 40। क्यों सर? वो लैंड और बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक बताया तो वहां जाके मरेंगे। अच्छा जी मैं बोल रहा हूँ मैंने जनरेटर लिया आगे लीज पे देने के लिए, अब क्यों IFRS 16? क्योंकि इसके लिए कहीं और कुछ भी नहीं बताया। चलिए वापस से, मैंने वेरी गुड, अब सीखे क्लासिफिकेशन, फर्स्ट समझ आया सब में। वापस से एक और चीज सीखो, मैंने क्या कहा? मैंने जनरेटर खरीदा आगे बेचने के लिए, IS 16 गलत। IS2 दादा इन्वेंट्री में जाएगा, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए रखा है ना कि रेंटल के लिए। अच्छा जैसा उसका नेचर होगा वैसी उसकी क्लासिफिकेशन होगी। अच्छा क्या आपको IS 40, IS2, IS 16, IFRS 16, IFRS 15 में फर्क समझ आया? पक्की बात है?
वो सारी चीजें खत्म हो गई जो दिमाग में गंदगी थी। क्लियर है? ऑनलाइन वालों आप भी बता दें जी, अल्लाह का शुक्र है अगर आ गया आपको। खुबैब ओ एक क्वेश्चन के बैंक को लैंड, यार मैं आपको एक बात बता दूं जानी, RAET मतलब ये जो रीड के बिजनेस होते हैं ना रियल एस्टेट के, बैंक को मना है भाई, खुदा के वास्ते तुम क्यों नहीं समझते ये बात? अगर मैं कह रहा हूँ तो बात को समझो ना। अगर चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, बैंक अगर किसी बिल्डिंग का मालिक है तो उसके लिए भी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना। ये कैसी मतलब बात है, और ये सवाल है कि भाई बैंक अगर बिल्डिंग को ओन कर रहा है, जब एक चीज एक पे अप्लाई होगी तो सब पे ही होगी। अगर बैंक बिल्डिंग का मालिक है मेरी जान, तो मुझे एक बात बताओ, वो भी तो रेंटल के लिए रखा हुआ है ना उसने, तो बैंक के लिए भी वो बिल्डिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो इसमें बैंक और दूसरी कंपनी में क्या फर्क आता है? सही है भाई। हिजबुल्लाह आखिरी बात, IAS 16 एंड IFRS 16 में डिफरेंस बता दें भाई, खुदा के बंदे। IAS 16 में मैं एसेट को खुद यूज करता हूं, ये हो गया IAS 16। IFRS 16 में मैं एसेट किसी और को लीज पे देता हूं, ये है IFRS 16। और बाकी स्पेलिंग का फर्क है, एक में IAS है और दूसरे में IFRS है। सही है? हम ना कह रही है सर लेसर सिर्फ बैंक होगा, बैंक नहीं कोई और भी हो सकता है। सही है? जैसे मैं बिल्डिंग का मालिक था हमना, तो मैं तब भी तो लेसर हूँ, पर मैंने अपने उस एसेट को IAS 40 में रखा हुआ होगा, पर मैंने अभी किसी की अकाउंटिंग नहीं सिखाई बच्चों आपको। सही है? अच्छा जी, इधर एक सवाल, जैसे आपने कहा कि एक टाइप की लीज में ओनरशिप एंड में ट्रांसफर होगी, फिर उस केस में लेसी को बेनिफिट एग्जांपल के तौर पे किस केस में होगा? मैंने आपको अकाउंटिंग सिखाई नहीं है, तो अभी आप कौन होते हैं ये जज करने वाले कि लेसी को बेनिफिट कब होगा? लेसी को कभी भी बेनिफिट नहीं होगा, वो उतनी पैसे पे करेगा जितने उसके बनते हैं। बात समझ आई हुजैफा? सही है? अच्छा जी, अच्छा जी, इधर देख लें भाई, अब इधर देख लें, इधर यहाँ पे क्लियर है? ओके जी, हमने अभी कुछ चीजें सीखी हैं, हमने उसमें से डेफिनेशन सीखी। डेफिनेशन के बाद हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मतलब सीखे, कब कौन सी चीज कहाँ आती है ये बता दो, इतना क्लियर हो गया कहाँ आती है? चलिए जी, वेरी गुड। कब कौन सी चीज कहाँ आती है डिटेल में हमने करने के बाद हमने ये सीखा लीज कौन सी डेट से शुरू होती है? कमेंसमेंट, इंसेप्शन, कमेंसमेंट। यहां तक बात समझ आ गई? ऐसा ही है भाई? अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई, वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब आगे लेके चलते हैं इसको। हमने पिक किया सर इसके बाद ये वाली चौरंगी जिसका नाम क्या है? लीज टर्म। अच्छा आप देखो, ये बिला वजह फजूल का सवाल जानी, मैं मतलब शायद अगर तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही आते हुए कहा था तुम लोग पता नहीं क्या है कैसा है सीन है, मैं तुम्हें जवाब 10 बार भी दे दूंगा, 1000 भी दे दूंगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर लेसर का क्या फायदा है? यार मैंने तुम्हें आते के साथ ही एक पूरा मैकेनिक समझाया। 27 लाख रुपए जो मेरी जेब से, बैंक की जेब से गए थे, वो 27 लाख रुपए लेसर से नहीं लेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। तो बैंक की कमाई क्या है? इंटरेस्ट है। जानी ये तो बहुत ही फजूल सवाल है, मतलब मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ जानी, हमेशा इंकरेज करता हूँ कि सवाल पूछो, बट एटलीस्ट वो तो मिस नहीं करो ना जो मैं बता चुका हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, इतनी कहानी में तो कोई नहीं पढ़ाता यार, मैं तुम्हें पूरी मार्केट की नॉलेज देता हूँ, IFRS 9 वगैरह ये वो, खुदा के वास्ते उसामा थोड़ा सा सुना करो चीजों को। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं तुम बताओ खुद, मैं जब आया मैंने कहानी कहाँ से शुरू की कि 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के बाद 27 लाख बचे, उस पर इंटरेस्ट आया, ये उसकी कमाई है, तुम लोगों ने खुद बताया था। लव यू टू जानिए, तुम लोग ऐसे पिघला दोगे तो फिर क्या होगा इधर? सही है जी, मतलब बिल्कुल फोकस हो यार जानिए, मोमेंटम खराब होता है। मैं तुम्हारे लिए चीज सोच के आता हूँ, अच्छा ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, इसको ये भी बताऊंगा, फिर तुम लोग बोलते हो तो सब एक साथ बता दो, तो मैंने चलो सब बता दिया। IAS 40 कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, अब तुम लोग सुकून में आ गए ना, तुम लेट गए होगे पीछे टेक लगा के, आज आप बोलता था तू, हमारा काम हो गया। सही है? इधर अच्छा भाई, अब लीज टर्म देखो, अब मैं पहले गिनवाता रहूंगा क्या क्या हो गया। डेफिनेशन हो गई, लीज समझ आ गया। अच्छा साफ साफ ऑनेस्टली बताना है, लीज और बाकी स्टैंडर्ड में फर्क समझ आ गया? ओके जी सर, लीज और बाकी स्टैंडर्ड में जब फर्क समझ आ गया मुझे, फिर हमने ये भी देख लिया कि अकाउंटिंग कब से शुरू होगी, कौन सी डेट से। अच्छा अब जरा एक फोकस वाली बात, हमें जब ये समझ आ गया अकाउंटिंग कौन सी डेट से शुरू होगी, लीज क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं, अब ये सिखाने लगा हूं कि कितने टाइम के लिए अकाउंटिंग करनी है। तो वापस से बोलें, मैंने क्या सिखाया? डेफिनेशन, ऐसा है? अच्छा जी, डेफिनेशन के बाद मैंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में कंपैरिजन बताया। तीसरी चीज क्या बताई? लीज शुरू,
पर ये भी तो बताया ना सर, लीज शुरू होके खत्म कब होगी, कितने टाइम के लिए चलेगी, उसको मैं क्या नाम देता हूँ, लीज टर्म का नाम देता हूँ। यानी अभी पहले क्लियर हो जाओ कि हम सीखने क्या लगे सर, लीज टर्म सीखने लगे हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा जी सर, लीज टर्म सीखने लगे हैं, जरा यहाँ पे फोकस करना। सर लीज टर्म की उसने एक डेफिनेशन बताई है बड़ी बखूबी अच्छी सी। उसने बोला कि सर ये लीज पीरियड होता है क्या है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, commencement date is when the change of possession takes place. Very good, exactly that you are saying, this is the same thing which I wrote. सही है यार, ऑब्वियसली लिखा हुआ है मेरी जान, मेरे पप्पू, तुम लोग क्या चाहते हो आज। अच्छा जी, लिखा हुआ भाई, परफेक्ट है। अच्छा जी, इधर देखें आप, सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड, अभी हम क्या सीख रहे हैं, लीज कितने टाइम के लिए चलेगी। सही है जी सर, आप तो बेवकूफ हैं, हमें तो पता है लीज में लिखा होगा 4 साल, तो कितने साल चलेगी, 4 साल। तो भाई ये तो देखे ना, ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ, आप सही कह रहे हैं सर, 4 सालों के लिए चलेगी, तभी उसको क्या कहते हैं, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। का मतलब ये है कि वो तो बाइंडिंग हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो कैंसिल नहीं हो सकता। पहले बात समझ आई, पक्का। चलें जी, अब मसला यहां तक होता तो मैं ये नहीं लिखता, मसला है इसके आगे जो कि अभी सीखना है। इधर सुने, फॉर विच lessee has the right to use and, सर ये भी हमें पता है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जैसे आपने एग्जांपल दी, कितने साल, 4 सालों के लिए किसके पास राइट होगा, लेसी के पास। ये तो हमें भी पता नहीं, मसला इसके आगे। इधर टुगेदर विद बोथ, अब मसला है, यानी अब समझने की बात है, मैं बहुत ही बिल्कुल सुकून से एग्जांपल समझाऊंगा, तुम खुद ही पिक कर जाओगे। सही है जी, फोकस करना। वो बोलता है टुगेदर विद बोथ का मतलब है यानी इसके साथ। यानी मैंने आपको क्या, इनिशियल लीज टर्म कितनी है, 4 साल, कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट मींस कि नॉन कैंसिलेबल, अब वो कैंसिल नहीं हो सकता। वो तो सही लिखा हुआ, अंग्रेजी लिखी हुई है भाई, मैं कह रहा हूं नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है, 4 साल, क्योंकि ये बाइंडिंग हो गया है। पर बोल रहा इसके आगे भी कुछ हो सकता है, जरा वो भी सीख लो आज। वो क्या है, वो सिखाने जा रहा हूं। कहता ये वो पीरियड जो कवर करेगा एक ऑप्शन टू एक्सटेंड and lease term if lessee is reasonably certain to exercise the option। सर अगर ये IFRS से आप पढ़ते हैं, आप मर जाते हैं। सही, इसको मैं करके बताता हूँ आसानी से। आप जरा सुनेंगे, पहले एग्जांपल दूंगा, फिर इंग्लिश पे आऊंगा वापस। सही है जी, पहले इंग्लिश का एक ढांचा दिखा दिया आपको, मैंने बोला वाकई डर लग रहा है, अब इसको आसान बनाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ भाई मैंने कहा कि इनिशियल लीज टर्म बच्चों कितनी है, 4 इयर्स। क्या इस 4 इयर्स को बच्चों में कह सकता हूं नॉन कैंसिलेबल पीरियड। वेरी गुड जी सर, हमने 4 इयर्स लिख दिया यहाँ पे, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, 4 साल। वो ऊपर वाली लाइन खत्म हुई है अभी, अभी एक एरो आया पहला जो बताने जा रहा हूं मैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के दिया, किसने लिख के दिया होगा, लेसर ने। वेरी गुड सर, लेसर ने, वरना ऐसा नहीं सवाल है सर कौन लिख रही है। सही है, तो ये भी खुदा के वास्ते सुन लो। सही है जी, मुझे एक बात बता सर, लेसर ने लिख के दिया होगा कि भाई आपके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन है क्या, टू एक्सटेंड लीज टर्म। अच्छा मैं नीचे लिख रहा हूं, आप ऊपर ही लिखने जा कॉपी करेंगे, क्योंकि रेलेवेंट जगह पे। और मैं ये सारे बेसिक्स आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी थ्योरी है मैंने सवालों में डाल दी है, यानी आपको मैं भूलने नहीं दूंगा इंग्लिश। जो भी एमसीक्यू है, जो भी सवाल है, वो टैकल हो जाएगा आपसे। बात समझ आ रही है, पर वो शर्त ये है कि रेलेवेंट जगह पे उसको चिपकाना। चलिए जी, अब इधर एक ऑप्शन दे रहा हूं किस चीज का, एक्सटेंड करने का। क्या यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर मेरी लीज टर्म 4 साल से ज्यादा भी हो सकती है, ये ऑप्शन है किसके पास, लेसी के पास। बात समझ आई। अच्छा जी, हुआ ये कि इनिशियल टर्म के लिए जो उसने मुझे रेंटल बताया है, वो कैसे निकलता है वो मैंने सिखाया नहीं है। वो कैसे निकलता है बच्चों, मैंने सिखाया नहीं है। ऐसा ही है भाई, वो तो रेंटल है। मैंने कहा कि भाई उसने बोला 1 लाख रुपए, कितने साल, 4 सालों के 4 लाख हो गए। ऐसा ही है, पर ये रेंटल कैसे निकलता है वो बात की कहानी है, वो सीखेंगे बाद में। अच्छा जी, उसने बोला कि ऑप्शन दे रहा हूं एक्सटेंड करने का लीज टर्म फॉर फर्दर 2 इयर्स। ऐसा ही है, इसका रेंटल में आपसे चार्ज करूंगा कितना, इसका होता है कि सुनना, जैसे ये जनरेटर है ARTT का हमारा, सही है,
ये जब से ARTT बना तब से यही है, सही है। मुझे एक बात बताओ, इतना लगा है ARTT ने उसको, अब वो जो बंदा जो लेसर है वो वापस मंगवा के भी किसको देगा? यहाँ पे फिक्स हुआ है, वो बोलता सही है भाई, पहले 1 लाख रुपए चार्ज करे थे, अब 60-60 हजार रुपए दे देना। क्या ARTT का इसमें फायदा है? यस सर। इवन लेसर का भी फायदा है, कस्टमर रिलेशनशिप बन रहा है। बात समझ आ रही है? देखो उस बंदे को जितना कमाना था वो तो इतने सालों में कमा चुका, क्योंकि एसेट की कॉस्ट वो कब की रिकवर कर चुका है, वो तो कब की कर चुका होगा। अब तो खाली ऊपर की चीजें हैं जो बस आ रही है, कस्टमर रिलेशन। क्योंकि देखो अगर जब एक कस्टमर को इंसेंटिव देते हैं ना, तो बाद में करता है कि अगर ये जनरेटर रिप्लेस भी करवाएगा तो इसी बंदे से करवाएगा। क्या बात समझ आ रही है? हाँ या नहीं? यस सर, वेरी गुड जी सर। अब मुझे एक बात बताइए, लेसी का फायदा है तो आप क्या ये कहेंगे लेसर का नुकसान है? नहीं, लेसर का भी फायदा है, पर उस फायदे से कम है जो होता। बात नहीं समझ आई सर? उस फायदे से कम है जो होता, वो फायदा तो है ना भाई। लेसर देखने के लिए क्या कर रहा है, अपनी प्राइस कम करके लेसी को एक इंसेंटिव दे रहा है और बोल रहा है ताकि बाबू तुम मेरे ही कस्टमर बने रहो, तुम चलाते रहोगे। बात समझ आई? तो आपको क्या लगता है इस ऑप्शन में, मेरी बात सुनने तो कनेक्ट करूंगा ऊपर से। आप आपको क्या लगता है बच्चों, इस ऑप्शन में क्या लेसी इसको एक्सरसाइज करेगा? क्यों करेगा सर? 1 लाख रुपए से मैं 20 हजार पे आ रहा हूँ, क्या लेसी का अल्टीमेट फायदा है? यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं, लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। मेरी बात सुनना वापस से इंग्लिश। हाँ, लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज। आपको कैसे पता लग रहा है वो रीजनेबली सर्टेन है? सर सिनेरियो देख के समझ आ रहा है, तो सवाल में भी ऐसी कोई चीज या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज कोई होगी। वन ऑफ एग्जाम्पल इज रेंटल। वन ऑफ एग्जाम्पल क्या है? रेंटल है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपको डे वन पे पता है ये जो लेसी है ये इस एसेट को 4 साल नहीं कितने साल चलाएगा? कैसे पता तुम्हें? सर ये अपेरेंटली दिख रहा है भाई, मैंने जब उसको ऑप्शन दिया है, मुझे अभी फेस पे पता है कि रीजनेबली सर्टेन है कि वो उसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अच्छा, व्हाट इफ आगे जाके नहीं करे तो वो तो आगे की बात है ना। मैं कहा हूं डे वन पे, मैं कहां पर हूं डे वन पे। क्या ये बात समझ आई? अब देखो ऊपर लेके जाता हूं वापस से, अब जरा रीड करो उसको जानिए। नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइन एसेट, ये कितने साल हो गए? यानी 7 साल, कितने साल? 4 साल हो गए। अच्छा, अब बोलते कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, टुगेदर विद बोथ। पहली चीज आ गई, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन। पहले बताओ इसका मतलब समझ आ रहा है? किसने ऑप्शन दिया था? कितने साल होगा? वेरी गुड, बात समझ आई यहां तक? देखो अब ये दिमाग में फिक्स हो जाएगी चीज। अच्छा जी, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन फॉर 2 years टू एक्सटेंड लीज टर्म। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, वो बोल रहा है टुगेदर विद बोथ, यानी इस 2 साल को भी लीज का पार्ट बना देना। लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। पहले बताओ ये बात दिमाग में चिपकी कि आपको डे वन पे ये कॉन्ट्रैक्ट और हालात और वाकयात देख के लगता है कि ये रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी इसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अच्छा, व्हाट इफ ये ऑप्शन 1,20,000 का होता? क्यों नहीं करता? बोलता मैं पागल हूँ, तेरे से पुराना जनरेटर लूं, मार्केट से ले लूंगा। ऐसा है? एक 4 साल वाली चली हुई चीज लोगे या न्यू ले लोगे? तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये हालात और वाकयात बता देंगे कि एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? पहले बताओ, ये बात लॉजिकली समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी, पहले ये कॉपी करें लीज टर्म की डेफिनेशन, तो इसके नीचे वो इलस्ट्रेशन में दिखाता हूँ, वो कुछ अपना जल्दी से। अब वैसे ही छापते छापते एक चीज बताओ तुम लोग, मैं तुम्हें सवाल करवा देता अगर, और उसमें ऐसी चीजें आ रही होती हैं कि लीज टर्म आ रही है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या वो कभी पिक होता? मैं तुम्हें क्या भी देता चलो ऐसे कर लो ये आंसर आ जाएगा, तो वो फिर लॉजिकली कभी क्लियर नहीं होता। अब जब आगे मैं सवालों पे जाऊंगा ना, तो मैं एटलीस्ट इंग्लिश को रिमाइंड करने की नीड नहीं है। क्लास के एंड पे कर लेंगे कॉपी। नहीं नहीं दादा, हाथ क्या हाथ, ये वाला तो साथ साथ। शुक्रिया जी उसामा, बिल्कुल ऐसा है उजाफा जानी। IFRS 15 का अलग से बुकलेट दूंगा। सही है जी। कैसे कर सकता है?
एग्रीमेंट मेरे बाप ने किया था। किससे लिखा हुआ है? साइन नहीं करेगा लेसी, पड़ेगा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इधर इधर सब सुने, मैं इनको भी बता दूं तुम्हारा सवाल। भाई ये कह रहा है कि लेसर टोपी ड्रामा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। पहला तो एग्रीमेंट है, किन दो लोगों के बीच में साइन हुआ हुआ है? लेसर और लेसी। मैं कहता हूँ 4 सालों बाद, सही है, 4 सालों बाद अगर तुम क्या कहते हो, एक्सटेंड करता है नहीं करता? करता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ करता है। अमाउंट को थोड़ा सा गिरा के कर दे। नहीं, 1 लाख से 90,000 पे आ जाए। आपका मतलब मसला किससे, लीज टर्म से या अमाउंट से? अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, सही है। मैं बच्चों को बता देता हूँ, भाई इन्होंने सवाल किया कि सर वो अमाउंट 1 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 90,000 कर दे। मैं आपको सिर्फ क्या कह रहा हूँ मेरी जान, आप समझे तो सही। लीज के 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 कंपोनेंट में से आप सिर्फ अभी लीज टर्म सीख रहे हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि लीज की अकाउंटिंग 4 सालों पे करनी है, 6 सालों पे, 6 सालों पे। अब आगे वो पैसे कितने चार्ज करता है वो तो बात का मसला है। मैं अभी किस की बात कर रहा हूँ, लीज टर्म की। क्लियर है? यानी अगर डे 1 पे रीजनेबली सर्टेन है लेसी टर्म एक्सटेंड करेगा तो हम लीज टर्म 6 साल कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आयशा। रीजनेबली सर्टेन कैसे होगा? आना आंसर प्लीज, मेरा बच्चा सुना करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, खुदा के वास्ते। मैंने आपको ये पूरा एग्जांपल बताया, या तो आप लोग नहीं सुनते हो। ये लिखा हुआ है नीचे मेरे बच्चों, इधर देख लो खाली। इनिशियल लीज टर्म 4 साल थी, नॉन कैंसिलेबल पीरियड था, ऊपर लिखा हुआ था, सही है। ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड थी। इसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है टुगेदर विद बोथ। पहला ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म। वो बोल रहा है कि इसके साथ जो ऊपर नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक ऑप्शन किस चीज का? एक्सटेंड करने का। क्या एक्सटेंड करने का? लीज टर्म एक्सटेंड करने का। पर वो बोलता ये है कि ऑप्शन टू एक्सटेंड को लीज में डाल देना। कब? जब लेसी क्या हो, रीजनेबली सर्टेन हो। तो क्या इन हालात और वाकयात को देख के मेरा बच्चा ये समझ आता है कि वो रीजनेबली सर्टेन है? क्या वो एक्सरसाइज करेगा? तो मैं लीज टर्म कितनी रखूं? 6 साल। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। वो मुंह पे कहते ऑप्शन लिख लो, मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज। तब कितने साल? 4 साल। लॉजिकल बात है ना भाई, लॉजिक पे चलती है ना दुनिया। तो ये भी तो बकवास बात थोड़ी ना है। ये तो तब मैं सोच रहा हूं जब उसने कुछ भी नहीं कहा, मैंने ऑप्शन दिया। क्लियर है? उसने कुछ भी नहीं कहा, मैंने ऑप्शन दिया है। ऐसा ही है भाई। क्लियर है? सर ऑप्शन बिल्कुल पूरे 4 साल तक वैलिड होगा ना बच्चों। मुझे खुद लॉजिकली बताओ, किसी के साथ तुम एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो 4 सालों के लिए, 14 साल के आखिर में तो वो ऑप्शन वैलिड होगा ना, वरना ऑप्शन किस बात का? सही है। इस वाली चीज में सुनो मेरी बात, एक और चीज सीखो। इस वाले पूरे केस में बच्चों तुम्हें क्या लगता है, इसमें बाउंड कौन हो गया, लेसी या लेसर? सोच के बताना, बाउंड कौन हो गया ऑप्शन देके? गलत, लेसर बाउंड हो गया। लेसर बाउंड हो गया। रीजन क्या है? देखो उसके पास तो चॉइस है कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे। फंस कौन गया? तभी तो वो सोच रहा है भंगी पहले दिन पे कि मैं कितने सालों की अकाउंटिंग करूं। बात समझ आई? अच्छा आगे जाके सर एस्टिमेट चेंज हो जाए तो सर ऐसा हो सकता है ना, पर आगे जाने तो दो। अभी हम कौन से साल पे हैं? पहले साल पे, बल्कि पहले दिन पे। क्लियर है? अच्छा भाई सर, लीज टर्म का ऑप्शन एंड पे एक्सरसाइज ना करे, लीज पेमेंट में मसला नहीं आएगा है? मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये आपको अगर बात आगे जाके पता चलती है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो मेरा पप्पू मुझे बताओ मैंने अकाउंटिंग कब सिखाई है? मैं आपको अभी कौन से दिन पे लेके खड़ा हूं भाई? डे 1 पे तुम लोग कहते हो तो मैं 2 मिनट में सवाल पे जाता हूं और कर लेते हैं सवाल, कहानी खत्म कर दूं। तो क्यों आगे की सोच रहे हो जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ डे 1 पे हूँ? अच्छा मैं क्यों, तुम लोग बोलते हो ये बेवकूफ है, पागल है, 5-5 बार रिपीट करता है। मैं इसीलिए तो 5-5 बार रिपीट करता हूँ ताकि तुम लोग हिलो नहीं। मैंने क्या कहा, डेफिनेशन सिखाई, तुमने बोला हाँ सर सिखाई। फिर मैंने बोला सर लिंकेज बताई, आपने बोला हाँ सर बताई। फिर मैंने बोला शुरू कब होगी, ये बताया।
कौन सी डेट? फिर मैंने कहा सर लीज टर्म सिखा रहा हूँ, कितने टाइम की अकाउंटिंग होगी, कब से, शुरू से। तुम आगे जोड़ेंगी पे तो आने दो, यही रोक दिया है। आगे जाने तो दो, फिर बताऊंगा ना क्या होता है आगे, पर अभी तो आप सब इंसान के बच्चे हैं, सब सही चल रहा है। सही है भाई, आगे चलें। जानी क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, ये लीज टर्म वाला चक्कर छापा। अच्छा भाई, इसमें मैं लीज टर्म टोटल जो लूंगा वो कितनी लूंगा? 6 साल लूंगा ना, क्योंकि रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा। ऐसा ही भाई, सर ऑप्शन एक्सेप्ट कर ले तो वो भी अनकैंसिलेबल पीरियड। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा बच्चा ओवेस ऑप्शन डे 1 पे वो पागल का बच्चा एक्सरसाइज करेगा, वो कब जाके सोचेगा लेसी। मैं अभी किसके हवाले से बात कर रहा हूँ? लेसर। मैं लेसर के हवाले से बात कर रहा हूँ ओवेस। क्लियर है? वो बेवकूफ नहीं है कि अभी एक्सरसाइज कर लेगा, वो अपने रास्ते खुले रखेगा कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सही है। अच्छा जैन जुल्फिकार फिर वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यार, तो खुदा के वास्ते इसको बताओ, 20,000 की जगह 1,50,000 होता तो क्या होता? यार तुम लोग बता दो सब बच्चों, यार खुदा के वास्ते ये बीपी का मरीज बना दोगे। इधर मुझे बताओ भाई, 20,000 की जगह 1,50,000 होता तो क्या होता? कुछ भी। क्यों नहीं होता? इंग्लिश में बताओ। नॉट रीजनेबली सर्टेन या रीजनेबली सर्टेन? अल्लाह का शुक्र है भाई, नॉट रीजनेबली सर्टेन। तो वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो मुझे पता है कि 2 सालों का ऑप्शन है, वो मेरे किसी काम का। मैं भी 4 सालों के लिए लीज पे दूंगा, वो लेगा भी कितने सालों के लिए? कहानी खत्म। शुक्र है, क्लियर है, समझ आ गई भाई? ओके। एक जर्नी खत्म हुई है अभी डेफिनेशन की, लीज टर्म की पहली। आगे लेके चलूं भाई? ओके जी, वेरी गुड, ये तो होना था। इधर अच्छा जी, दूसरा वापस से, हाँ वापस से, ये थोड़ा गेम समझ लें इधर प्लीज। जानी बच्चों, इधर 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 फोकस के साथ। वापस से यही डेफिनेशन चला रहा हूं, पहले बताओ ऑनेस्टली अभी कोई दिमाग में गन खराबात तो नहीं है लीज टर्म से लेके? क्लियर है? अच्छा एक एक करके मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताओ, डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा डेफिनेशन के बाद कब शुरू होगी ये क्लियर है? वेरी गुड सर, कब शुरू होगी ये भी क्लियर है? डिफरेंट स्टैंडर्ड में लिंकेज क्लियर है? लीज कब शुरू होगी ये क्लियर है? लीज कितने टाइम की होगी? नहीं अभी पूरी क्लियर नहीं है, अभी एक पार्ट बाकी है, पर ये क्लियर है कि एक्सटेंड कब होगी, कब लेना है? when lessee is reasonably certain to exercise the option। चलें जी, वेरी गुड। अब आ जाए जी आगे, दूसरी चौरंगी एग्जाम्पल बना रहा हूं उसकी दूसरी वाले की, सही है? तो देखिएगा सेकंड की एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं सर इनिशियल, अच्छा इसकी अंग्रेजी उसके कंपैरिजन में डबल मुश्किल है, जो बराबर वाली थी ना उसके कंपैरिजन में डबल मुश्किल है। तो मैं जरा उसको और स्लो और तमीज से 1000 सवालों के जवाब देके और समझाऊंगा, सही है? तो फोकस होकर सुनना, तुम लोगों के लिए कह रहा हूं, फोकस होकर सुनना, सही है? हिजबुल्लाह कह रहे हैं कि सर लीज टर्म डिसाइडेड बाय लेसर। यार खुदा के बंदे, डे 1 पे दोनों मिलके डिसाइड करते हैं ना यार, फिर एडिशनल मेरे को मस्ती होती है तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ 2 साल और चला लियो, सही है? यार मतलब प्रैक्टिकल नॉर्मल सेंस है भाई, नॉर्मल सेंस है, सही है? खुदा के वास्ते तो देख लो यार। अच्छा भाई, इनिशियल लीज टर्म, कसम से कोई और तो ना तुम्हारी सोच है, वो तो एंटरटेन ही नहीं करता सवाल को। क्या क्या पूछ रहे हो कि भाई ये मतलब ये लीज टर्म दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, अकेला करके चला जाएगा? ये कैसा है भाई? पहले बताया कि ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन करेंगे इधर। हाँ देखो ये तो बात है, चलो जी कोई मुश्किल नहीं है। आज शायद मतलब किसी ने बदवा दी है मुझे, बैंक में फ्रॉड वर्ड पकड़ा मैंने इधर। आज के बाद मैं किसी को बैंक में तंग नहीं करूंगा, फ्रॉड होगा मैं खुद बोल दूंगा बस, सही है? कुछ भी नहीं, किसी को नहीं निकालना है या किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, बस। अब मैं सीख गया, ये मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो गया है इधर। शुक्रिया जी, आ जाए इधर। इनिशियल लीज टर्म 4 साल है, ये वही हो गया नॉन कैंसिलेबल पीरियड, ऐसा है वो अपनी जगह। अच्छा फिर वो कहता है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड के बाद फॉर विच द लेसी हैज अ राइट टू यूज एसेट। अच्छा अब पहले वाले सीन को भूल जाओ, सही है? वो तो हो गया ना, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। अच्छा अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ। अच्छा जी इधर सुनना, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं 6 साल। अब एग्जांपल हल्की सी चेंज की है मैंने,
इसको मैंने किया 6 साल। इनिशियल लीज टर्म कितनी है? पिछले वाले केस में इनिशियल 4 थी, इसमें इनिशियल। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन 2 रिड्यूस लीज टर्म फॉर 2 years if, बल्कि यहां तक रखते हैं। हाँ भाई, उसने मुझे अब ऑप्शन देखें एक्सटेंशन का दिया या रिडक्शन का? पक्की बात है। अच्छा, अब मुझे खुद लॉजिकली एक बात बताओ, क्या एक ही एग्रीमेंट में दोनों हो सकते हैं? लॉजिकल बातें नहीं हो सकते, या तो वो बोलेगा ज्यादा दो या तो कम दो, वरना तो फिर मेरे लिए भी मसला हो जाएगा। ऐसा ही है, यानी सर या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, या तो मैं बोलूंगा कि भाई ये तो म्यूचुअली एग्रीड चीज है ना कि भाई ऑप्शन दे दो, या ऑप्शन दे दो मैं आगे एक्सटेंड कर सकूं। इसमें ऑप्शन क्या कम करने का मिल रहा है? ऐसा है सर, रिडक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसको क्या करना है ये जरा देखने वाली बात है। इधर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है आइडियली अगर मैं कहूं कि 6 साल की लीज है, अकाउंटिंग कितने साल होनी चाहिए? आइडियली, यहां सबने बताना, देखो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, 6 साल आइडियली ना। अच्छा जी, आइडियली ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ जरा फोकस के साथ। उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि आप अपनी लीज टर्म को कर लेना रिड्यूस, कितने सालों से? अगर मैं रिड्यूस कर लेता हूं तो कितना टाइम बचता है? 4 साल। अब सवाल ये आता है सर मैं 4 साल पे जाऊं 6 साल पे जाऊं, ये सीखना है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, पहले उसकी जबान समझा रहा हूं फिर यहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है जो उसकी इंग्लिश लिखी हुई है उसी का उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ, जरा प्लीज एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा मुश्किल से सुनना। वो ये कहता है कि इस 2 साल को लीज का पार्ट बना देना। पहले बताओ ये 6 सालों में 2 साल ऑलरेडी शामिल है? टेक्निकल बात है पर तुम्हें ये पिक करनी है, क्या ये 6 सालों में ये 2 साल ऑलरेडी शामिल है? उल्टा यहाँ पे हटाने की बात हो रही है, हाँ या नहीं? अच्छा सुनो, वो कहता है क्या, वो कहता है ये है कि इन 2 सालों को भी लीज का क्या बना देना? पार्ट बना देना, अगर तुम्हें लगता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। वापस से बताया सर, मैंने कहा था ये बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, उर्दू में ही मुश्किल लग रहा है भंगियों तुम्हें, वो तो अलग है। इधर मुझे एक बात बताओ वापस से, 6 साल टोटल लाइफ है, टोटल लीज टर्म है, ऐसा है। वो तुम्हें क्या कह रहा है, वो तुम्हें एक बात ये कह रहा है कि भाई आपके पास अगर रिडक्शन का ऑप्शन है कितने सालों की? 2 सालों की। तो पहले तो बताओ इस 6 साल में ये 2 ऑलरेडी शामिल है। वो बोलता है इस 2 को इसके अंदर रहने देना, हटाना नहीं। 7 साल अब और आसान हो रही है, इस 6 के अंदर 2 को रहने देना, हटाना कब? जब लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। बात समझ आई? ये उसका उल्टा है ना। वापस से सर, क्या ये 6 सालों के अंदर ये 2 साल शामिल है? अच्छा, ये 2 साल शामिल है। अच्छा, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं इस 2 को रहने दूं या हटाऊं? अभी तुम कंक्लूड नहीं करोगे ना, अभी तो सोचना है कि लेसी की नीयत क्या हो सकती है। बात समझ आ रही है? वापस से सर, लेसी की नीयत देखो, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक बेंचमार्क बताया, 6 के अंदर ये 2 है। पंगा क्या है, इस 2 को हटाऊं या रहने दूं? इससे पहले वाले केस में क्या था, 4 के अंदर वो 2 शामिल नहीं था, वहां पे मैं सोच रहा था कि 2 ऐड करूं या ना करूं। देखो मेरी बात जरा पिक करनी है तुम्हें, इससे पहले वाले केस में 4 के अंदर 2 शामिल नहीं था, मैं सोच रहा था कि 2 को ऐड करूं या ना करूं, या उल्टा इस 6 के अंदर ये 2 सोच रहा हूं हटाऊं या नहीं हटाऊं। दोनों में फर्क समझ आया? पक्की बात है, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से। जैन का कहना 6 में 2 क्यों शामिल है? ओ भाई 6 साल का उसने बोला है, लीज है, वो बोल रहा है 2 साल चाहो तो नहीं देना, हटाऊंगा ना इसमें से, शामिल है इसके अंदर। सही है भाईजान? जैन जैन ओके। अच्छा इधर इधर देख लो भाई, इधर। अच्छा भाई, पहले खुदा के वास्ते से इतना बताओ, ये समझ आया है कि 6 के अंदर 2 है, सोचना इसको हटाने का ऐड करने का? हटाने का। चलिए भाई यहाँ पे आ गए, हटाने का है। ऐसा ही है भाई, इधर देखें, हटाने का है। अब आगे लेके चल रहा हूँ एक और स्टेप। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको डे 1 पे पता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा,
ये बड़ी गहरी बात है। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज, भाई लॉजिकल बात है, अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो हट जाएगा ना, तो उसके पास ऑप्शन कम करने का है ना, है या नहीं है, हटाने का है। अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो क्या इसमें से वो 2 हट जाएगा? पक्का है? तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको लगता है कि भाई लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो 6 पे रहने दूं या 4 पे जाऊं? 6 पे रहने दूं? ऑनलाइन वालों प्लीज देखो, मैंने बहुत स्लो बोला है। सही है? नहीं है? अच्छा सुने, वेरी गुड। 6 पे रहे भाई, कितने पे रहने दें? 6 पे। आखिरी बात, इनिशियल लीज टर्म कितनी है? 6 साल। रिडक्शन की ऑफर कितने सालों की? अच्छा, वो रिडक्शन होगी कब? जब वो एक्सरसाइज करेगा। वेरी गुड, जब वो एक्सरसाइज करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अब इस केस में अगर मैं ये कहूं कि अगर मुझे डे 1 पे पता है कि लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो 6 साल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 6 साल, क्योंकि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज, अगर तुम्हें पता है कि वो एक्सरसाइज करेगा, फिर कितने साल? 4 साल। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, ये इनिशियल ही तुम दे रहे हो ऑप्शन। अच्छा जी, अब जरा मैं अंग्रेजी रीड कर रहा हूं। अच्छा जी, यानी यहां पे मैं 6 साल रहने दूंगा इफ, बताओ इंग्लिश, लेसी इज रीजनेबली नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट से, हालात और जज्बात से, ऐसे जैसे पीछे पता लगी थी। अभी इसकी एग्जांपल भी देता हूं एक और। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, खाली ऊपर देख लेते हैं इसकी अंग्रेजी क्या है। अच्छा बताओ, वैसे ऑनेस्टली मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो नींदें हराम कर देते हैं, बल्कि 4। आई पास 9, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारी नींद हराम हुई होगी उसमें, आसान है। दूसरी बला, लीज। मैं सारे बलाएं पिक कर रहा हूँ पहले, इसके बाद तो तुम देखो बोलोगे सर चिल्लर, आराम से हो जाएगा। लीज हो गया, जैसे ही लीज करवाऊंगा ना, उसके बाद सबका बाप है लीज, वो सबसे आसान होगा। वो कंसोल, सॉरी कंसोलिडेशन। अच्छा, कंसोलिडेशन के बाद एक चीज आती है डेफर्ड टैक्स। ये सारे बैठे हैं ना, ये नहीं स्टेज पे बलाएं होती हैं, ये वो है, हम पहले वो कवर कर रहे हैं। सही है जी? तो पहले मुझे एक बात बताओ, चाहे जितनी भी अंग्रेजी मुश्किल है, जैसा भी है, पर तुम्हारे दिमाग में बैठती है ये चीज। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट मेकिंग। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है तो कोई भी सवाल आए फिर मैं अकाउंटिंग आसानी से सिखा सकता हूँ। पर उस वक्त ये कैसे बताऊंगा कि लीज से मैं ये क्यों ले रहा हूँ? लॉजिकल है। अब इसको जरा रीड करो जानी, फोकस के साथ। नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज अंडरलाइंग एसेट। अभी वाली एग्जांपल में नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितने साल था? 6 साल था। पक्की बात है? 6 साल था। अच्छा, अब आगे देखें, टुगेदर विथ बोथ, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। इधर पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू कैंसिल, यार मेरी बात सुनो तो समझो। वो कह रहा है जो पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन वो 2 साल था। कैंसिलेशन का पीरियड कितना साल था? 2 साल था। इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन, वो बोलना ये चाह रहा है कि जो इनिशियल लीज टर्म 6 साल थी उसके अंदर 2 साल कैंसिलेबल पीरियड था। उस कैंसिलेशन वाले पीरियड को लीज टर्म में रहने देना इफ तुम्हें लगता है कि लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। बताओ, ये बात समझ आई? पक्की बात है? क्लियर है? अच्छा, अब सर ये कैसे होगा, ये क्या होगा? सुनना मेरी बात, शुक्रिया जी। अब सुनना दूसरी वाली एग्जांपल। ये तब होता है, फॉर एग्जांपल सुनना मेरी बात। मैं जैसे एक जनरेटर है या कोई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी की एग्जांपल दूं, किसकी? हाँ, उसकी, स्माइल इंडस्ट्रीज की। स्माइल इंडस्ट्रीज में जितने भी जनरेटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फैक्ट्री कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। सही है? उनकी जो जनरेटर्स लगे हुए हैं उनकी मशीन में फिक्स हुए हैं। उनकी मशीन में क्या हुआ है? फिक्स हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो जनरेटर्स, क्योंकि देखो उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस को रुकना मतलब लॉस समझते हो कितना है, कि वो पीछे ऑर्डर लगे हुए थे बैक टू बैक, डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान, तुम्हारा नुकसान, आगे रिटेलर का नुकसान, तो अल्टीमेट बल्ली तुम पे कि तुमने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, तुम्हारी डिमांड में सप्लाई हिट होगी इससे। अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर इतने बड़े प्रोसेस में मैंने कोई लीज एसेट्स रखे हुए और वो मेरे मेन ऑपरेशन से कनेक्टेड है,
और इस केस में मुझे कोई लेसर ऑप्शन देता है लीज टर्म को कैंसिल करने का, क्या मैं करूंगा? क्यों सर? मेरे ऑपरेशन इफेक्ट होंगे ना। तो मुझे एक बार बताओ, इस केस में लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि एक्सरसाइज करेगा या नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन? तो सर ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी, ऐसे हजार वाकयात हो सकते हैं जिसको मैं एक प्लेट में लाके नहीं रख सकता। वो आपको एग्जामिनर हिंट देगा और वहां से आपको पिक करना होगा कि वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। 99% केसेस में फाइनल से लेके यहां तक वो लिख के देता है कि एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। फिर तुम्हें पहचानना है कि लीज टर्म 6 साल लूं या 4 साल लूं। बात समझ आई? जितेश आप पूछो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। ये कह रहे हैं लीज टर्म में ये ऑप्शन देना लाजमी है। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं है। और मैं कह रहा हूं अगर दे दे तो अकाउंटिंग क्या होगी? क्लियर है? एक मिनट जानिए सर, रीजनेबली सर्टेन ना हो, 2 लेस करके 4 पे रखेंगे। अच्छा भाई, मोहम्मद असद कह रहे हैं, सुनना, अगर मैं कहता हूँ लीज टर्म 6 साल है, अभी गेम खेल लेते हैं जल्दी से ताकि सब साथ आ जाएं। लीज टर्म इनिशियल 6 साल, सामने वाले ने मुझे ऑप्शन दिया है, सब सुनेंगे, सामने वाले ने मुझे ऑप्शन दिया है चलो चाहो तो 2 साल कम कर सकते हो, और सामने वाले को पता है कि मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। कितने साल? 4 6 4 साल। क्यों 4 साल? कैसे पता? साहब को पता है जब वो एक्सरसाइज करेगा तो वो कम चलाएगा ज्यादा? कम। तो लीज टर्म भी कम। वेरी गुड, उल्टा करता है। सामने वाले ने लेसी को ऑप्शन दिया है कि चाहो तो लीज टर्म इंक्रीज कर सकते हो और रेंटल सिग्निफिकेंटली कम है, तो 2 साल का एक्सटेंशन है। 4 साल 6 साल? 6 साल। क्यों? आप बोलेंगे रीजनेबली सर्टेन। रीजनेबली सर्टेन, वेरी गुड। अब एक और गेम खेलते हैं। इनिशियल लीज टर्म है 6 साल, सही है। सामने वाला बोला चाहो तो 2 साल कम कर सकते हो, सही है जी। और वो ऑपरेशंस में लगा हुआ है, ऐसे निकालेंगे तो वही कॉस्ट रहेगी। 4 या 6? क्यों? रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, क्योंकि ये पता है कि वो इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, पूरे लीज में तुम्हें पता है एक फॉर्मूला होगा लीज का, रेंटल का, उसमें जो ऊपर नंबर रखते हैं ना, ये वो सीखा है। 6 रखूंगा, 4 रखूंगा, 3 रखूंगा, ये से वो सीखा है। अभी आपने लीज नहीं सीखी, सही है जी। अच्छा अब मुझे बताओ कि लॉजिक समझ आई? लीज टर्म भेजे में बैठा। अच्छा जी, यानी अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं, अब तक डेफिनेशन हो गई, लिंकेज हो गई, कब से स्टार्ट होगा, हो गया। अच्छा जी, फिर लीज टर्म समझ आ गया क्या होता है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। अच्छा सर, नॉन कैंसिलेबल पीरियड होगा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, नॉर्मल अकाउंटिंग हो जाएगी। पर अगर कोई मस्ती मजाक है इसमें, एक्सटेंशन का, रिडक्शन का, दोनों पता है कब एक्सटेंडेड लेना है, कब रिडक्शन वाला लेना है, दोनों बातें समझ आती हैं, पक्की बात है। चलिए जी, उस्मान जहूर कह रहे हैं सर अगर हम शो हो 4 साल है 6 साल है, अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से चेंज हुआ, मैं फिर वही जवाब दूंगा इस बात का, क्या मैंने आगे की अकाउंटिंग सिखाई? नहीं सिखाई ना उस्मान जानी। एहसन सिद्दीकी कह रहे हैं सर नॉन कैंसिलेबल कैंसिल हो सकता है, हाँ तुम लेके भाग जाओ अगर, सही है। इसी तरीके से हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता, सही है। अच्छा अहमद अली कह रहे हैं सर क्या फ्लो चार्ट में समझाते हैं? कौन सा फ्लो चार्ट भाई? क्या हो गया तुम लोगों को भाई? क्या नशा वशा हिला के नहीं पिएगा सुबह? हाँ भाई क्या हो गया ये? हाँ जी, ये क्या मतलब कि मैं फ्लो चार्ट में समझाता हूँ? ओ भाई, वो IFRS 9 था, उसमें अलग शशके से पढ़ाया था। अगर यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन ले आता तुम लोग मर जाते, क्योंकि यहाँ पे लिखना ज्यादा है। तो जैसा स्टैंडर्ड है वैसा समझाना है मैंने अभी। अच्छा फिर आपके दिमाग में सवाल यह होगा सर लीज में तो आपने भी इतना टाइम लगा दिया, सिर्फ किस चीज में? लीज टर्म में, जो खाली फॉर्मूले का एक पार्ट है, तो ये तो और लेंदी होगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ लेंदी होगा, पर जैसे आज तुम्हें IFRS 9 की समरी मिलेगी, वैसे लीज की भी मिलेगी, वैसे कंसोल की भी मिलेगी, वैसे डेफर्ड टैक्स की भी मिलेगी। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है भाई, अभी साथ साथ चलो। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम आज के 2 महीने के बाद भी IFRS 9 का सवाल सॉल्व करोगे इंशाल्लाह, तुम भूलोगे नहीं, सही है। तुम्हें याद होगा क्योंकि इतनी बार ढीठ की तरह तो मैंने रिपीट किया है। कुछ लोग तो वो बंद करके लेट जाते होंगे, अब ये आगे बोलेगा तो सुनूंगा, सही है, ऐसा भी होता है, सही है जी। इधर देखें, अच्छा भाई क्या यहाँ तक कहानी समझ आई? चलिए जी सर, अगर मैं यहाँ पे टिकिंग करूं तो भाई मैंने ये कवर कर लिया भाई,
ये हो गया, लीस्टम हो गया। अब हमारी क्लास तुम बोलोगे कितने बजे तक थी? 8:30 बजे तक थी ना, 10 मिनट बाकी हैं। चलें जी, अब सुने सर, वैसे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस क्लास को यहाँ पे, क्योंकि 10 मिनट में आगे और कुछ नहीं हो सकता सिवाय मेरा खून जलने के। सही है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ तुम्हें अल्लाह की कसम में सच बताओ, आज मजा आया यहाँ पे? सही है जी, अब तक आसान लगा? चलिए यानी सर मुश्किल चीज को अगर आसान बनाना है तो कल सुबह 11 बजे क्लास है। सही है, सही है जी। देखें प्लीज यार, अब देखो, अब मिस नहीं करना। देखो मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जानी, तुमने 100% अगर लाइव क्लासेस अटेंड कर ली हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पास करा दूंगा पेपर ये। सही है, और प्लीज यार देखो दादा, 100% अटेंडेंस, मम्मी डैडी नहीं बनने का सुबह उठा नहीं जाता। सही है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अरे जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यार सवाल अभी नहीं, सवाल तो सब समझने के बाद। चलें जी, अल्लाह हाफिज।